स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, कुछ बड़ी बातें आ रही हैं बाजार की जिस पर हमें फोकस करना चाहिए, स्पेशली जो नए नियम लागू होने वाले हैं सेबी की तरफ से। तो सबसे पहले बताइए सर कि इस समय कौन सी बड़ी बातों पर हमें फोकस करना चाहिए। दीप, चीन के साथ जैसे ही तनाव की खबरें आई 11 बजे के तुरंत बाद, और वहीं से बाजार ने करेक्शन देना शुरू किया और करेक्शन काफ़ी गहराता हुआ नजर आया, क्योंकि ये बहुत जल्दी चीन के साथ दूसरी बार इस तरह का मामला हुआ और इससे बाजार थोड़े से तनाव में। और जिस तरह से हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के स्टेटमेंट्स आए, उसको देखकर बाजार को थोड़ा सा नर्वसनेस का माहौल है। एक कारण ये कह सकते हैं, दूसरा कारण आप ये कह सकते हैं कि बाजार इतने दिनों से काफ़ी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे थे, तो एक करेक्शन की जरूरत थी, लेकिन इतना तेज करेक्शन आएगा इसका अंदाजा किसी को नहीं था। दिन की ऊंचाइयों से 400 अंक निफ्टी टूटा है, 11,500 के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 40,000 का हाई बनाने के बाद इंट्राडे में सेंसेक्स करीब 1200-1300 पॉइंट लुढ़क चुका है। यही हाल बैंक निफ्टी का भी है। फार्मा, बैंक, ऑटो शेयरों में सबसे ज्यादा तेज गिरावट है। हालांकि यूरोप के बाजार मजबूत है, 1% ऊपर है, और डाउ फ्यूचर्स में 75 अंकों की तेजी है, लेकिन ये इस वक्त हमारे बहुत काम की नजर नहीं आ रही। तो कुल मिलाकर भारतीय बाजार सिर्फ और सिर्फ दीप अपने संकेतों पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। ओके, तो ये इस वक्त का पूरा माहौल है। और जी दीप जी, पूछिए जी। नहीं अनिल जी, बस छोटा सा ही सवाल था, क्योंकि ये जो बड़े फ्लैश आ रहे हैं नए सिस्टम्स को लेकर, क्या वो इस समय अब और बड़ा ट्रिगर हो रहा है मार्केट की थोड़ी नर्वसनेस का, या फिर ये जो चीन का मुद्दा है इससे एक वजह मिल गई मार्केट को थोड़ा करेक्ट होने की? नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं कि जो करेक्शन की बड़ी वजह है, बड़ा ट्रिगर है, वो चीन का मुद्दा ही है। 1 सितंबर से मार्जिन्स लागू होने हैं, नए मार्जिन्स लागू होने हैं, इसमें नई बात कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो बाजार को नहीं पसंद है। हाँ, आज सुबह ही हम डिस्कस कर रहे थे कि 1 सितंबर के बाद से आप कैश मार्केट के स्टॉक्स में वॉल्यूम शायद कम होता हुआ देख सकते हैं। लोग थोड़ा सा नए सिस्टम को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज की कमजोरी की पूरी वजह, इसमें कोई डाउट नहीं कि चीन के बीच का ये अप्रत्याशित सीमा विवाद जो हुआ है, उसकी वजह से जो झड़प हुई है चीनी सैनिकों के साथ भारतीय सैनिकों को। क्योंकि ऐसा लग रहा था कि पिछले बार जो कुछ भी हुआ गलवान घाटी में, उसके बाद काफ़ी लंबी चौड़ी वार्ताएं चली, सब कुछ हुआ, और उसके बाद ऐसा लगा कि मामला शांत और ख़त्म हो गया। ये अनएक्सपेक्टेड ट्रिगर था बाजार के लिए, जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। और यही वजह कि इतने मजबूत ग्लोबल संकेतों के बीच और लगातार 7वें दिन बाजारों ने जिस तरह की तेजी के साथ सुबह ट्रेड किया, उस समय ये सोचना ही मुश्किल था कि 2 घंटे में तस्वीर इस तरह से बदल सकती है। और यही बाजार की खूबसूरती और खासियत है, कब किस वक्त क्या बदल जाए, मूड माहौल किस खबर से कहाँ करेक्शन ट्रिगर हो, ये अंदाजा लगाना किसी के भी बस की बात नहीं। और इसीलिए हम हर बार ये कहते हैं कि दीप, मार्केट में ट्रेंड के साथ ट्रेड करने में एक ही आपके पास हथियार है, और अपने बचाव का, वो होता है स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉसेस रखना ज़रूरी होता है कभी भी किसी भी वक्त। और शायद अगर आपने 11,650, 11,700 या जो भी, इवन 11,550 तक का भी आपने स्टॉप लॉस रखा होता, तब भी आप काफ़ी हद तक सेफ रहते हैं। तो ऑलवेज ये इस तरह के अनएक्सपेक्टेड जब घटनाएं होती है, उनसे हमें समझ में आता है कि स्टॉप लॉस की क्या अहमियत होती है। लेकिन अब जो हो चुका है। अब अल्टीमेटली दीप, जो मुझे समझ में आ रहा है डेटा देखकर, वो मैं आपको बता दूं। 11,300, 11,350 निफ्टी पर आखिरी उम्मीद है सपोर्ट के लेवल पर, और वो नहीं टूटना चाहिए। वो टूटने के बाद आपके लिए ट्रेंड पूरी तरह से पॉजिटिव से न्यूट्रल होता हुआ दिखेगा और नीचे की तरफ का बनता हुआ दिखेगा। तो 11,300, 11,350 फाइनल सपोर्ट है। 22,500 के आसपास बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट है, यानी कि यहाँ से अभी भी बैंक निफ्टी में 1,000-1,200 की पॉइंट की जगह बन सकती है, अगर और कमजोर हुए तो, आज के लोज को तोड़ते तो। और निफ्टी में आप ये समझ लीजिए करीबन 150 पॉइंट की जगह और बन सकती है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। ज़रूरी नहीं कि हम उतना गिरें, काफ़ी कुछ करेक्शन जो चीन के बीच में तनाव है उसका हो चुका है। तो मैं उम्मीद ये करता हूँ कि शायद और तनाव ना हो, लेकिन अगर फिर भी हुआ तो देखने वाली बात होगी। तो इवेंट्स को अंदाज लगाने की बजाय मार्केट पर फोकस करें, वही आपके लिए ज़्यादा सही डायरेक्शन देने वाली बात होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और थोड़ी देर में भसीन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। उससे पहले जल्दी से एक बार इस वक्त की बड़ी और ब्रेकिंग खबर हमारे संवाददाता ब्रजेश मिश्रा हमारे साथ लेकर आ रहे हैं, और वो हमें ये बता रहे हैं कि नया मार्जिनिंग सिस्टम लागू होने वाला है। उससे पहले जल्दी से एक बार में भसीन साहब भी जुड़ चुके हैं, तो एक बार भसीन साहब से उनकी बेहतरीन पिक्स लेकर चलते हैं ब्रजेश के पास। फिर भसीन साहब बताएं सर,
पहले तो अपडेट, काफ़ी तेजी से एकदम बाजार ने यू टर्न लिया है। इसका क्या मतलब निकाला जाए, क्या कमजोरी और बढ़ सकती है बाजार के डायरेक्शन पर, एक बार अपनी राय दे सर, उसके बाद मैं आपसे पिक्स लेता हूँ। हाँ तो अनिल जी, आप सुबह भी मेरे से पूछा था, और जो कि सारा माहौल बहुत ज्यादा ओवर एंथुजियास्टिक है। यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ लिटिल जियोपॉलिटिकल, एंड जो मेरे को लगता था मार्केट हैड ओवर रन इटसेल्फ, तो मैं अभी भी निफ्टी पे बोलता हूँ थोड़ा सा सावधान रहिए। आई डोंट रूल आउट अ टेस्ट ऑफ 11,200 कमिंग इन द नियर टर्म, एंड दैट विल बी हेल्दी फॉर द मार्केट, क्योंकि आप एक तरफ ही रोज पैसे बढ़ेंगे तो फिर फॉल कैन बी क्वाइट डीप। तो मुझे 11,200 का निफ्टी दिखता है। बैंक निफ्टी पे भी 1,500-2,000 पॉइंट की करेक्शन है, क्योंकि उसमें काफी बढ़ावट हो चुकी है। बट जैसे आपको कहा, स्टॉक सेक्टर स्पेसिफिक रहेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे अपने आप को हेज करके रखना जरूरी है, तो आप अपनी वॉलेटिलिटी से बचाएं। सुबह का अपडेट यह सर, आपको टीसीएस दिया था, और तो HPCL, वो आई थिंक वो थोड़ा सा HPCL, स्टॉप लॉस हो गया। अगर आप उसको होल्ड करें, आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन टीसीएस, एंड आई थिंक दैट कैन बी एन आउट परफॉर्मर। अगर आप कहें तो अब मेरे पे जी 2 सेल है और 1 बाय है, वो मार्केट की वॉलेटिलिटी के साथ साथ ट्रेड है सर। जी सर, बताएं प्लीज। तो पहला बाय होएगा सर। बाय मेरा फेवरेट इस समय भाव है ओएनजीसी का, 83 रुपीज का भाव है। 80.5 का स्टॉप लॉस रखिए, 95 का टारगेट। ओएनजीसी विल अनक्वेश्चनेबली बी द बिगेस्ट गेनर ऑफ राइज इन क्रूड एंड राइज इन रिफाइनिंग मार्केट। मुझे लगता है जैसे जैसे क्रूड और रुपी की स्ट्रेंथ तो ओएनजीसी को मार्जिन और देंगी। सेल साइड पे है सर, मुझे मेटल्स वीक लग रहे हैं, और मेटल्स में बहुत ज्यादा रैली आ चुकी है। अब ये चाइना की प्रॉक्सी के साथ मेटल्स कैन बी वीक। सेल जेएसडब्ल्यू 272, 273, 276.75 का स्टॉप लॉस है, 258 का टारगेट। दूसरा सेल है सर आरबीएल बैंक, 197 टू 198, 202 का स्टॉप लॉस है, और 178 टू 180 का टारगेट। ओके, तो ये है आपके लिए 2 शॉर्ट कॉल हैं और 1 लॉन्ग कॉल है। तो पहले तो ओएनजीसी खरीदिए आप, 83 के आसपास खरीदना है। 80 हाफ, 80 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस, 95 रुपये का टारगेट। जेएसडब्ल्यू स्टील बेचना है 270 टू 273 की रेंज में, और 272 273 की रेंज में। 276.50, 276 हाफ का स्टॉप लॉस है, और आपको टारगेट रखने हैं 258 के। आरबीएल बैंक आज कमजोर है, हाई बीटा बैंक, यहां पर शॉर्ट करने की राय है। 197 198 में बेचिए, 202 का स्टॉप लॉस, 202, 178 180 तक नीचे की तरफ आरबीएल बैंक आ सकता है। ये है राय बसीन साहब की तरफ से, ये तमाम स्टॉक्स आपके लिए। ओके बसीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। मुलाकात होगी आपसे फिर 3 बजे, तब हाँ 2:50 पर, तब हम आपसे लेंगे आपके और बेहतरीन BTSTT पिक्स। आइए अब इस वक्त की बड़ी खबर पर करते हैं फोकस। और जैसा कि आपको सुबह ही खबर दी थी ब्रजेश ने कि एक सेबी में अहम बैठक चल रही है, जिसमें मार्जिन नियमों को लेकर क्या एक्सटेंड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उस पर फैसला लिया जा सकता है। इस बैठक का नतीजा आ चुका है। सोर्स बेस्ड खबर जो लेकर आए हैं ब्रजेश, आइए चलते हैं उनके पास और जानते हैं। ब्रजेश बताइए क्या है खबर। बिल्कुल। जो जैसी कि बहुत ब्रोकर्स उम्मीद कर रहे थे कि शायद 1 महीने की मोहलत उनको और मिल जाएगी, लेकिन वो मोहलत सेबी ने नहीं दिया है, और अब 1 सितंबर से ही मार्जिन प्लेज रिप्लेस का सिस्टम जो है वो शुरू हो जाएगा। और साथ ही अभी जो क्लाइंट कोलेटरल का 1 महीने का मोहलत दिया था सेबी ने 31 अगस्त तक, कि क्लाइंट कोलेटरल और प्लेज रिप्लेस दोनों साथ में चलेंगे, तो अब वो नहीं होगा, केवल प्लेज रिप्लेस, मार्जिन प्लेज रिप्लेस ही चलेगा, और उसी के सहारे ही ब्रोकर्स को काम चलाना होगा। ब्रोकर्स ये मांग लेकर गए थे कि सिस्टम जो है काम नहीं कर पा रहे हैं, उन अपने वेंडर्स को भी मीटिंग में लेकर गए थे सेबी के साथ। इसके अलावा एक्सचेंजेस थे, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन थे, डिपॉजिटरीज थे, तो सबकी बात सेबी ने सुनी, और उसके बाद ये फैसला लिया कि नहीं, इसको और नहीं बढ़ाना है। दरअसल डिपॉजिटरीज बार बार ये कह रहे थे कि हमारे सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है, हमारा सिस्टम ठीक चल रहा है, और ब्रोकर्स का ये कहना था कि सिस्टम जो है डिपॉजिटरीज के वो ठीक से नहीं काम कर पा रहे हैं। प्लेज में तो ठीक है, लेकिन रीप्लेज में जो है दिक्कतें आ रही हैं। तो ये सारे पक्षों के आर्गुमेंट जो है सेबी ने सुना, और उसके बाद ये फैसला लिया कि अब इसको और नहीं बढ़ाया जाए। शायद सेबी का नजरिया ये हो कि थोड़ी बहुत दिक्कतों के साथ अगर आएंगी तो उनको इन द प्रोसेस देखा जाएगा, और बार बार जो मियाद बढ़ाना है वो शायद सेबी का इरादा नहीं था इसमें। ये है बड़ी और ब्रेकिंग खबर कि इस वक्त ये नया नियम
कल से लागू होगा। ब्रजेश, क्या बता सकते हैं ब्रोकर्स या फिर जो ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो क्या कह रहे हैं इनके बारे में? क्या कहाँ उन्हें समस्या है, क्या दिक्कत है? क्या नया प्लेज रिप्लेज करना होगा या फिर मार्जिन्स के ज़्यादा पैसे देने होंगे? क्या क्या बदलाव क्या आएगा? बदलाव जैसा अभी ये है कि क्लाइंट का कोलेटरल अकाउंट भी चल रहा था और प्लेज रिप्लेज दोनों का सिस्टम चल रहा था। तो प्लेज रिप्लेज का सिस्टम लाने का मकसद ये था कि जो शेयर हैं वो क्लाइंट के खाते में रहें, ब्रोकर के खाते में नहीं जाएं। क्योंकि जैसा कि हमने देखा था कार्वी के मामले में या कुछ दूसरी ब्रोकिंग फर्म्स के मामले में जहां वो मुश्किल में फंसी थी, तो क्लाइंट का जो शेयर था, उसकी सिक्योरिटीज थी, उसका इस्तेमाल करते थे। तो इसलिए प्लेज और रिप्लेज का सिस्टम इसीलिए लाया गया था कि क्लाइंट के डिमैट में रहते हुए भी उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिकली वो प्लेज हो जाए या जरूरत पड़े आगे तो रिप्लेज भी हो जाए। तो ये व्यवस्था इसीलिए लाई गई थी कि जो निवेशक के हिस्से के शेयर हैं वो जो है उसका दुरुपयोग नहीं होने पाए। तो इसी व्यवस्था के तहत प्लेज रिप्लेज का सिस्टम लाया गया था। लेकिन ये जो प्लेज और रिप्लेज का काम करना है, ये काम करना है डिपॉजिटरीज के एंड पे, और डिपॉजिटरीज का जो है काफी दिनों से ट्रायल चल रहा था। हालांकि ब्रोकर बार बार कह रहे थे कि जो फाइल के में इश्यूज आ रही हैं, फॉर्मेट में इश्यूज आ रही हैं, इसीलिए ब्रोकर ये भी कह रहे थे कि कोरोना की वजह से जो है अपने सिस्टम को अपडेट नहीं कर पाए वो। तो इस मीटिंग में वेंडर वगैरह को भी लेकर हो गए थे ताकि वेंडर जो है उनके बिहाफ पे बताएं कि आखिर प्रॉब्लम क्या आ रही है और डिपॉजिटरीज जो है उसका काउंटर करें। तो ये सारी चीजें सुनी समझी गई और उसके बाद जो है सेबी ने ये फाइनली ये फैसला लिया कि इसको लागू करना ही है, क्योंकि निवेशकों के लिए ये शायद करना ज्यादा जरूरी है। ओके, ये हैं जो नए नियम आ रहे हैं और बाजार पर इसकी कड़ी नज़र है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश, ये सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके पास आ रही है इस समय जी बिजनेस पर आइए और बाकी खबरों पर भी देख लेते हैं किस तरह से एक्शन बन रहा है, कौन से ऐसे अहम इवेंट्स भी हैं जिन पर बाजार की नज़र है। मानसी हमारे साथ तैयार हैं और साथ ही कुशल भी हैं। मानसी, सबसे पहले आप बताइए कौन से अहम इवेंट्स हैं, ट्रिगर्स हैं जिन पर बाजार की नज़र है? गुड आफ्टरनून दीपांशु। आज नतीजे जीएनएफसी, श्री रेणुका शुगर, भारत डायनेमिक्स, एनएचपीसी, जेके सीमेंट के आने हैं जिस पर नजर है। इसके अलावा भारतीय इंफ्राटेल इंडस टावर मर्जर पर फैसला आने की संभावना है। एजीएम्स की अगर बात करें, बीपीसीएल, फोर्टिस हेल्थकेयर, एमसीएक्स, यूपीएल की एजीएम आज होने जा रही है। कल 1 सितंबर का दिन इवेंट्स के लिहाज से काफी बड़ा होने जा रहा है। सबसे पहले नतीजों की अगर बात करें, बाजार बंद होने के बाद अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं ओएनजीसी के नंबर्स निफ्टी स्पेस में आएंगे। वहीं कैश में पीएम इंडस्ट्रीज, अनंतराज जैसी कंपनियों के नंबर्स आते हुए दिखेंगे। अनलॉक 4.2 की शुरुआत कल से होने जा रही है। साथ ही अगस्त ऑटो बिक्री के आंकड़े भी आते हुए दिखेंगे। महाराष्ट्र में स्टैंप ड्यूटी की नई दरें लागू होते हुए दिखेंगी। रियल एस्टेट सेक्टर पर इसका एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ कल के सत्र में देखने को मिल सकता है। साथ ही अपफ्रंट मार्जिन कलेक्शन नहीं करने पर पेनाल्टी जो है वो कल से लागू हो जाएगी। भूषण पावर इंसॉल्वेंसी मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है और साथ ही वोडाफोन आइडिया लेनदारों को ब्याज का रीपेमेंट भी यहां पर करना होगा। बुधवार की अगर बात करें 2 सितंबर, नतीजे कोल इंडिया के बाजार बंद होने के बाद आते हुए दिखेंगे। इसके अलावा आप देखिए वायदा बाजार में जुबिलियंट फूड 1 से 3 बजे के बीच अपने नतीजे पेश कर सकता है। कैश में डिश टीवी, सद्भाव इंजीनियरिंग, इन्फीबीम, एवेन्यू, अरविंद फैशन, नवकार कॉर्प जैसी कंपनियों के नंबर्स आते हुए देखने को मिलेंगे। और आज के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स जो मिस हुए हैं, भारत के Q1 FY21 जीडीपी के आंकड़े भी आते हुए दिखेंगे और बाजार बंद होने के बाद MSCI इंडेक्स के बदलाव लागू होते हुए दिखेंगे। गौर कीजिए भारतीय एयरटेल, आईटीसी, बजाज ऑटो का MSCI स्टैंडर्ड इंडेक्स में वेटेज घटेगा, वहीं एक्सिस बैंक का वेटेज जो है वो बढ़ने जा रहा है। ओके, तो ढेर सारे बदलाव हैं जहां पर हमें नजर रखनी है। कई सारे स्टॉक्स में फोकस में आएंगे। आइए कुछ और स्टॉक्स के बारे में फोकस कर लेते हैं जो खबरों के दम पर एक्शन में दिखे हैं आज मार्केट्स खुलने के बाद। कुशल हमारे साथ तैयार हैं। गुड आफ्टरनून कुशल। बिल्कुल दीपांशु, तो देखिए मार्केट्स खुलने के बाद जो नतीजे आए हैं पहले उस पर फोकस करते हैं। अरविंद के नंबर्स आते हुए दिखे हैं। टेक्सटाइल कंपनी यहाँ पर मुनाफे से घाटे में कंपनी आती हुई दिखी है। 24 करोड़ का मुनाफा था पिछले साल और इस बारी जो है करीब 95 करोड़ का घाटा कंपनी ने पोस्ट किया है। साथ ही कंपनी की आय में भी 68% की गिरावट हमें देखने को मिली है। इसके अलावा कुछ एक खबरें हैं मेरे पास जिसमें SRF जो है इन्होंने बोर्ड से अप्रूवल मिल गया है कंपनी को 1000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए। QIP के जरिए 750 करोड़ और NCD के जरिए करीब 250 करोड़ ये जुटाते हुए नजर आएंगे। साथ ही
कॉनकॉर पर एक्सक्लूसिव खबर हमने आपको बताई थी और यहाँ पर कॉनकॉर के जो विनिवेश है उसकी जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है वो सितंबर एंड तक या फिर अक्टूबर फर्स्ट वीक तक आता हुआ नजर आएगा और यहाँ पर करीब 30% हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है सरकार और जो लैंड लाइसेंस फीस का मामला था वो भी सुलझता हुआ नजर आया है। तो ये काफी पॉजिटिव खबर कॉनकॉर के लिए आती हुई दिखी है। इसके अलावा सुदर्शन केमिकल्स, इस पर भी हमने एक्सक्लूसिवली आपको बताया था कि जिस हिसाब से चीन से जो इंपोर्टेड पर्ल इंडस्ट्रियल पिगमेंट्स है उसकी जांच शुरू हो गई है। अप्रैल से दिसंबर 2019 के बीच में ये जो इंपोर्ट किया गया था इस पर जांच शुरू हुई है और ये सुदर्शन केमिकल जो है एकमात्र ये केमिकल बनाने वाली कंपनी है। तो अगर ये ऐसा इंपोर्ट वाला रिस्ट्रिक्शंस फर्दर लग जाता है तो इनके लिए काफी बड़ी पॉजिटिव खबर बन सकती है। इसके अलावा कोल इंडिया, यहां पर भी पॉजिटिव न्यूज आती हुई दिखी है। एक्सक्लूसिवली हमने आपको ये जानकारी दी कि कोल इंडिया की जो कोल की सप्लाई है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ सकती है। एक्चुअली इसमें बात यह है कि जो नॉर्मेटिव कोल सप्लाई है वो 90% से बढ़ाकर अब 100% करने का सुझाव दिया है और यहां पर अगर आप देखें तो ऊर्जा मंत्रालय से अगर इनको ये इजाजत मिल जाती है तो करीब 9 मिलियन टन जो है ये अतिरिक्त सप्लाई करते हुए नजर आएंगे। जुबिलेंट लाइफ, इनके लिए भी पॉजिटिव खबर है। यहां पर इनकी जो टैबलेट है रेमडेसिविर की, माफ कीजिएगा, जो रेमडेसिविर की इंजेक्शंस अभी तक मार्केट में आई हुई है, इन्होंने ये अर्जी डाली है कि अब ये टैबलेट्स भी लेकर आने वाले हैं जिससे जितने भी पेशेंट्स हैं उनको काफी सहूलियत हो जाती है टैबलेट्स के द्वारा। तो डेफिनेटली इनके लिए भी एक काफी अच्छी पॉजिटिव न्यूज बनती हुई नजर आ रही है। वेदांता, यहां पर नेगेटिव खबर आती हुई दिखी है, जिनको सुप्रीम कोर्ट से कोई भी राहत नहीं मिली है टुटीकोरिन प्लांट मामले पर। अब जो 4 हफ्ते के बाद सुप्रीम कोर्ट जो है वेदांता की अर्जी पर सुनवाई करेगा। बहरहाल इन्होंने जो है तमिलनाडु सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही स्पाइस जेट इंटरग्लोब एविएशन, इनके लिए भी जो खबर है वो सरकार ने जो है शेड्यूल्ड इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट्स पर जो है 30 सितंबर तक रोक लगा दी है। तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स अभी भी जो है कमर्शियल वे में शुरुआत नहीं होंगी 30 सितंबर तक। ये एक इनके लिए नेगेटिव खबर है। और लार्ज ट्रेड्स में अगर आप देखें बड़ी डील्स में तो सीएट में एक डील हुई है 2.1% इक्विटी की 885 रुपए के भाव पर। ओके, भरपूर एक्शन है बाजार में। चलिए एक्शन की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे गेस्ट भी जुड़ रहे हैं। राकेश जी, कुणाल जी हैं हमारे साथ, वागले साहब हैं, सुमित जी हैं, सच जी और किरण जी भी हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। किरण जी, बैंक्स में एक भारी रिवर्सल होते हुए दिखा है। सारे के सारे बैंक्स काफ़ी तेज़ गिरावट दिखा रहे हैं और स्पेशली ऐसे बैंक्स जिनका पिछले कुछ दिनों में भरपूर एक्शन आते हुए दिखा था। किस तरह से देखना चाहिए सर? और स्पेशली ये जो गिरावट आ रही है, सबसे बड़ा गिरावट इस समय फेडरल बैंक पर है, पर आईसीआईसीआई, एक्सिस, कोटक, इंडसइंड सभी पर गिरावट है। क्या ये अच्छे शॉर्टिंग लेवल्स होंगे बैंक्स के लिए? देखिए, आपका व्यू, नजरिया किस तरह से है उस तरीके से हमें देखना चाहिए। अगर इंट्राडे के लिए शॉर्ट करना है तो ये पोजीशन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम एक्सट्रीम ओवरसोल्ड टेरिटरी में चले गए, एक बहुत बड़े गैप से खुले और उसके बाद हम जियोपॉलिटिकल टेंशन जैसी उभर के आते नजर आई तो एक सेल ऑफ देखने को मिला। तो मेरा मानना है कि वो पैनिक सेलिंग हो गया होने के वजह से थोड़े से डाउनफॉल देखने को मिलेंगे। पर अगर एक छोटा सा बाउंस बैक आता है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल होता है, तो उन लेवल्स पे अगर शॉर्ट किया जाता है तो काफी अच्छा रहेगा। अभी के लिए करंट लेवल्स पे शॉर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ओके, करंट लेवल्स पर शॉर्ट करना थोड़ा मुश्किल है, पर जो तेज गिरावट आई है उसका आप जरूर जायजा ले सकते हैं। जितनी भी गेन्स थी फ्राइडे के सेशन में, आज के तो बड़ा रिवर्सल ऑलरेडी हम देख ही रहे हैं, बट फ्राइडे के सेशन में जो 900 पॉइंट प्लस की गेन थी वो भी अब रिवर्स होती हुई दिख रही है। तो ये एक बड़ी गिरावट है और डेज लो पर आपको इस समय बैंक निफ्टी आते हुए दिख रहा है, तो वहां पर भी नजर रखिए। पहला बिगुल बजाते हैं इस शो का सुमित जी की तरफ से उनके सुपरहिट शेयर्स का। बताएं सुमित जी। गुड आफ्टरनून दीपांशु। दीपांशु, सेल साइड का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का भाव चल रहा है 575। स्टॉक का नाम है एचडीएफसी लाइफ। आपको ध्यान हो तो हमने हर लेवल पे एचडीएफसी लाइफ पे सेल का सलाह दिया है और यहाँ पे एचडीएफसी लाइफ में ब्रेकडाउन है। एचडीएफसी लाइफ यहाँ पे एक अच्छा खासा सेल ऑफ दिखा सकता है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि एचडीएफसी लाइफ यहाँ पे नीचे में 560 रुपए से लेकर 550 रुपए तक का डाउनफॉल दिखा सकता है। एचडीएफसी लाइफ ने रिसेंट के लोज ब्रेक कर दिए और वॉल्यूम्स के साथ अभी सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। तो एचडीएफसी लाइफ में सेल का व्यू लेके चलने का सलाह रहेगा। 560 रुपए से लेके 550 रुपए तक के टारगेट एचडीएफसी लाइफ में देखने को मिल सकते हैं। ऊपर में 585 590 का रेजिस्टेंस है, तो वो स्टॉप लॉस होगा। 585 के स्टॉप लॉस से सेल करें 560 से 550 के टारगेट्स के लिए। फाइनेंशियल्स पर हम वैसे भी थोड़ा प्रेशर आते हुए देख रहे हैं।
एक स्टॉक जो पॉजिटिव टेरिटरी में होल्ड आउट कर रहा है डिस्पाइट इतनी बड़ी गिरावट, बल्कि फ्यूचर्स में देखें तो 4-5 स्टॉक्स हैं जहां पर पॉजिटिव एक्शन है। एक स्टॉक जिसमें फ्रेश खरीदारी आ रही है ओएनजीसी के अलावा, जहां पर अभी भसीन साहब रिकमेंडेशन देके गए हैं, बंसल जी, वो टाटा मोटर्स। यहां पर भी थोड़ा करेक्शन हुआ था, अब फ्रेश खरीदारी है और पिछले कुछ मिनटों में अच्छी खरीदारी आती हुई देखिए टाटा मोटर्स में। यहाँ क्या चल रहा है? वीक बाजार में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है स्टॉक। बिल्कुल दीपांशु, आपने राइटली मेंशन करा, और खास बात क्या है, इतने वीक बाजार के अंदर स्टॉक में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर लीडिंग इंडिकेटर्स पे देखने को मिला है। और एक बार ये स्टॉक 147 के ऊपर, मान 40-50% नीचे है, 147 के ऊपर सस्टेन करेगा तो लैगिंग इंडिकेटर्स पर ही एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिलेगा। तो 147 के ऊपर सस्टेन करता है तब 144 के स्टॉप लॉस के साथ दीपांशु यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। जिस तरीके का टेक्निकल रुझान है यहाँ पर एक तेजी देखने को मिल सकती है टूवर्ड्स 154-155 की। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा मोटर्स बेहद मजबूती के साथ करता हुआ कारोबार। फेडरल बैंक एक और मजबूत शेयर जो लगातार हम सब ने खरीदारी की राय दी थी और 60 रुपए के पार भी निकला। 62 रुपये 90 पैसे का आज हाई और 55 रुपए के आसपास का लो। फिर से री एंट्री करने के लिए अगर कहीं कोई सिग्नल आ रहे हैं, संकेत आ रहे हैं, तो ये बताइए बंसल जी, माफ कीजिएगा कुणाल जी, किन लेवल के आसपास फिर से खरीदारी करनी चाहिए फेडरल बैंक में अगर नीचे मिले तो, या थोड़ा इंतजार कर लें अभी? अनिल जी, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। देखिए, आज कई सारे बैंकिंग स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके चार्ट्स पर बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न्स बन रहे हैं, यानी कि कल की पूरी कैंडल्स इनगल्फ हो गई हैं। तो अगर आज हेलो, ओके, कुणाल जी की ऑडियो में कुछ इश्यू है। सुमित जी, फेडरल बैंक आपके भी चार्ट पर लगातार रहा है, तो आपसे मैं जानना चाहता हूं फेडरल बैंक के लिए मजबूत सपोर्ट कहां है, या फिर शॉर्ट सिग्नल है तो फिर वो भी बताएं। अनिल जी, एक बार बाइंग के लिए वेट करना चाहिए। फेडरल बैंक ने 5 दिनों के लो तोड़ दिए, कल की इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग को एंगल्फ करके मंदी कर दिया है। 55-40 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 55 का इमीडिएट सपोर्ट टूटते ही और भी गिरावट देखने को मिलेगा। हो सकता है फिर 53 से 52 रुपए तक का मूव देखने को मिले। बाइंग के लिए एक बार फेडरल बैंक में वेट करें, फ्रेश बाइंग अभी नहीं बन रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए फ्रेश बाइंग नहीं करने की राय इस वक्त आती हुई दिख रही है। गिरने वाले शेयरों में आमतौर पर हमेशा एनबीएफसीज ही आगे रहते हैं, या फिर वो बैंक जो हाई बीटा बैंक है वहां पर आपको कमजोरी ज्यादा दिखती है। एक और ऐसे ही एनबीएफसीज में कमजोर शेयर एल&टी फाइनेंस होल्डिंग। वागले साहब, जरा इसके चार्ट देखिए और बताइए क्या कुछ करना चाहिए। अनिल जी, बाउंस पे बेचना चाहिए। यहाँ से 1-1.5-2% का बाउंस आएगा तो मुझे वीकनेस तो डेफिनेटली है। मैंने जाते जाते मॉर्निंग में कहा था मुझे कंफर्ट नहीं आ रहा है। 68-68-50 ये लेवल के आसपास आता है, बेचना चाहिए 70 के स्टॉप लॉस से। 60 तक के लेवल्स मतलब आज और कल में देख सकते हैं। और अनिल जी, अगर मेरे पास एक कॉल है, अगर आप बिल्कुल भिजवा देंगे तो। बिल्कुल बिगुल बजाते हैं वागले साहब के लिए। बताएं सर। बजाज ऑटो बेचना है। बजाज ऑटो 2975-2980 ये रेंज में बेचना है। एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न आवरली 2 आवरली चार्ट्स में इमर्ज हो रहा है। मुझे लगता है एक 30 से 40 रुपए की मूव आनी चाहिए। मेरा 3000 का स्टॉप लॉस होगा, एक 20-25 रुपए का। और ऑन द डाउन साइड मुझे यहाँ से लगभग एक 50 से 55 रुपए की डाउन साइड मुझे दिखाई दे रही है। ओके, 50 से 55 रुपए की डाउन साइड अगर आप यहाँ से देखें तो लगभग आपके टारगेट्स आते हैं 2925 के, तो वहां पर नजर रखिए। जहां तक बजाज ऑटो का सवाल है, ये है आपके लिए बिग वाली की राय वागले साहब की तरफ से। सचिन जी के पास भी एक कॉल तैयार है, बिगुल बजाते हैं सचिन जी के लिए। बताएं सचिन जी। वेलदीप, यहाँ पर सिमिलर स्पेस है। मुझे लग रहा है ऑटो में अगर हम वीकनेस देखें तो जिस तरीके से पिछले 7 हफ्तों से एस्कॉर्ट्स एक पर्टिकुलर रेंज में बैठा हुआ है, मुझे लग रहा है वहाँ पर वीकनेस और कंटिन्यू हो सकती है।
यहाँ पर सेल करना चाहिए अराउंड 1096 से 1098 इस पर्टिकुलर रेंज में। फ्यूचर्स फिलहाल चल रहे हैं अराउंड 1092 के आसपास, तो थोड़ा सा उछाल मिल जाता है तो बेटर लेवल्स होंगे। स्टॉप लॉस लगाना है 1115 का, एंड जो टारगेट है मुझे लग रहा है 1065 से लेके 1035, ये इतनी डाउन साइड इस पर्टिकुलर ब्रेकडाउन में ओपन हो चुकी है। सो जिस तरीके से यहाँ पर पोजीशनिंग है मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छी वीकनेस आ सकती है। 1100 एक इंपॉर्टेंट लेवल था जो हाल फिलहाल में ब्रेक हुआ है, एंड एक अच्छे कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन यहाँ पर आ रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर काफ़ी अच्छी वीकनेस आ सकती है। एक सस्टेन वीकनेस हो गई 1065, 1035 ये होंगे टारगेट। 1115 का होगा स्टॉप लॉस। ओके बिकवाली 2 ऑटो स्टॉक्स में आपके लिए आते हुए एस्कॉर्ट सचिन जी और पागले साहब से बजाज ऑटो। आइए अब बिगुल बजाते हैं राकेश जी कुणाल जी के लिए बाय सेल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। दीपांशु, हमारी भी बिकवाली की राय है और बेचना है महानगर गैस। यहाँ पर एक नेगेटिव क्रॉसओवर बहुत लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पे देखने को मिल रहा है और ब्रेकडाउन एक आ रहा है, तो एमजीएल को बेचे। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, मई के बाद एक बहुत मेजर सपोर्ट था स्टॉक के लिए जो कि 960 रुपए के आसपास था। आज के ट्रेड में हम देख रहे हैं कि 960 का ये सपोर्ट वायलेट हुआ है और बहुत डिसाइसिवली एक बड़ा ब्रेकडाउन एमजीएल के चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। तो इन स्तरों पर हमारी शॉर्ट करने की राय है। 957 रुपए पर 957 पर स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट 900 रुपए का, दूसरा टारगेट 875 रुपए का, तो 875 के टारगेट के लिए एमजीएल में बिकवाली की राय। ओके 875 के टारगेट के लिए बिकवाली करिए एमजीएल, ये है आपके लिए इस समय का कॉल राकेश जी कुणाल जी की तरफ से। और हम देख भी रहे हैं कि एमजीएल पर प्रेशर आ रहा है। एचडीएफसी दिग्गज पर भी हम थोड़ा प्रेशर बनते हुए दिख रहे हैं। तो जिस तरह से बिकवाली का दबाव आ रहा है, कंट्रीब्यूशन यहाँ से और बढ़ता हुआ दिख रहा है। किरण जी, एचडीएफसी 3.5%, 4% अब नीचे है, 1820 के लेवल्स पर है। यहाँ पर कोई ट्रेड होगा सर? देखिए फ्रेश ट्रेड नहीं है, पर जिनके पास शॉर्ट पोजीशंस है, अगर ऊपर के लेवल्स में बेचे है तो मेरा मानना है कि 1860 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए। नीचे में मुझे लगता है कि और 30-40 रुपए नीचे जा सकता है, पर जिस तरीके से हमने वर्टिकल रैली देखी है, क्रैक देखा है, मेरा मानना है कि इन लेवल्स पे शॉर्ट करना थोड़ा सा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में नहीं बैठ रहा है, इसलिए मैं फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट ना करने की सलाह दे रहा हूं। ओके इन लेवल्स पे फ्रेश शॉट तो नहीं रहेगा, पर हाँ आप प्रेशर ज़रूर बनता हुआ देख रहे हैं। सचिन जी, भारतीय इंफ्राटेल होल्ड आउट कर रहा है। इनके जो टावर बिजनेस है शायद उस पर आज डिसीजन आ सकता है, हालांकि बोर्ड मीटिंग का कोई इंटीमेशन तो नहीं आया है, पर नज़र रखिए भारतीय इंफ्राटेल पर क्या चल रहा है। इतने वीक बाजार में फिर भी थोड़ी गेंस दिखा रहा है। दीप, इनफैक्ट मैं इसके पेरेंट कंपनी को ही देख रहा था। जिस तरीके से दोनों का स्ट्रक्चर्स है, मुझे लग रहा है एक थोड़ा अर्ली इंडिकेशन मिल रहा है कि जिस तरीके से सेटअप्स है यहाँ पर दोनों में एक अच्छा उछाल आ सकता है। सो भारतीय इंफ्राटेल की अगर हम बात करें तो पिछले 2 दिनों से यहाँ पर एक अपटेक ज़रूर देखी गई है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक लॉन्ग बायस ही रखना चाहिए। इनफैक्ट मुझे भारतीय एयरटेल इस पर्टिकुलर लेवल्स पे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के काफ़ी नज़दीक आ चुका है। सो जिस तरीके से सेटअप्स है, मुझे लग रहा है यहाँ पर लॉन्ग पोजिशन बनानी चाहिए भारतीय एयरटेल इस पर्टिकुलर स्टॉक में। ये स्टॉक अक्यूमुलेट करना चाहिए। अगर यहाँ से थोड़ी सी भी गिरावट होती है, 505 के आसपास ये लेवल प्लेस्ड है, तो 10 रुपए के गिरावट में मुझे लग रहा है यहाँ पर स्टॉक लेना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए अराउंड 495 का ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस, एंड मुझे लग रहा है एक अच्छा रिबाउंड आ सकता है वापस स्टॉक में। अराउंड 565 तक के लेवल्स आने चाहिए जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर एक लॉन्ग बायस रखना चाहिए दोनों काउंटर्स में। मेरा प्रेफरेंस होगा भारतीय एयरटेल पे, थोड़े से डिक्लाइन पे जरूर अक्यूमुलेट करना चाहिए। ओके ये है आपके लिए भारतीय एयरटेल। तो एक अच्छी खरीदारी की अपॉर्चुनिटी आ रही है। थोड़ा प्रेशर भारतीय एयरटेल में ज़रूर है, क्योंकि एमएससीआई की रीबैलेंसिंग की वजह से भी आप थोड़ा और बिकवाली देख सकते हैं। आज मार्केट क्लोज के बाद वो इफेक्टिव हो जाएगी। तो नज़र रखिए भारतीय एयरटेल, भारतीय इंफ्राटेल दोनों ही शेयर्स पर। भारी गिरावट है बाजार में, पर कुछ स्टॉक्स होल्ड आउट कर रहे हैं। और बैंक्स में अगर हम देखें सुमित जी, बहुत ही कम नेम्स हैं जहां पर एक्शन है। मैं सुमित जी के पास दोबारा आता हूं, तब तक अनिल जी की स्ट्रैटेजी तैयार है। 2:30 भी बज रहे हैं, मार्केट्स भी डे लो के करीब हैं, तो सही समय है बिगुल बजाते हैं, जान लेते हैं अनिल जी की स्ट्रैटेजी क्या है इस समय।
अनिल जी, ग्लोबल क्यूज तो एकदम ठीक ठाक हैं सर। यूके के बाजार आज बंद हैं, बट बाकी के यूरोप के बाजारों पर नजर डालें तो 1% से ज्यादा की तेजी है, तो वहां पर मजबूत एक्शन है। डाउ फ्यूचर्स पर नजर डालें सर तो लगभग 100 अंक ऊपर डाउ फ्यूचर्स हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स आज आधे % ऊपर दिखा रहे हैं। एशिया थोड़ा खराब जरूर रहा है, हैंगसेंग 1% नीचे था, बट जापान 1% ऊपर। तो ग्लोबल क्यूज तो ज्यादा परेशानी वाली नहीं है, पर जिस तरह से हमारी मार्केट्स में रिएक्शन और स्पेशली निफ्टी अब 11,400 के भी नीचे है, क्या करना चाहिए सर? दीप देखिए, सपोर्ट लेवल के आसपास तो पहुंच रहे हैं बाजार, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मेरा अगला सपोर्ट लेवल निफ्टी पर 11,300 11,350 के आसपास का है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि हम 11,500 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। समस्या ये है कि हम 11,400 के आसपास आ गए हैं। अब मैं आपको बता दूं, 11,500 के नीचे ट्रेड करने का मतलब ये है कि कुल मिलाकर 55 से 60 लाख शेयर पुट राइटर्स, वो पुट राइटर्स का मतलब वो है कि वो लोग जिन्होंने तेजी की पोजीशन बनाई है, जिन्होंने अलग अलग भाव में पुट बेचे हुए हैं, उनकी संख्या है करीबन 60 लाख शेयर। यानी कि ये 60 लाख शेयर ऐसे हैं दीप जो कि रिस्क पर आ चुके हैं, जिन्हें नुकसान हो रहा है, और नुकसान भी भारी भरकम हो रहा है। क्योंकि अभी भी आप देखिए 11,600 11,700 हर एक लेवल के पुट राइटर्स हैं आपके पास में, जिन्होंने पुट बेच कर रखे हैं शॉर्ट करने के लिए। आज से 11,500 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में है, उसके भी आप नीचे ट्रेड कर रहे हैं, जो कि 23 लाख शेयरों का है। तो पहली चीज तो ये कि जब तक अब आप वापस 11,500 पार नहीं करेंगे, तब तक आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, ये ध्यान में रखिए। दूसरी चीज, 11,300 11,350 इमीडिएट नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है। यहां पर बाजार अगर रुक जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर 11,000 11,200 तक की जगह खुलती है। तो अगर आज आपको मौका मिले तो 11,000 11,350 के आसपास या तो आप अपनी शॉर्ट काट सकते हैं, या फिर अपने स्टॉप लॉस को शॉर्ट साइड पर अगर हैं तो ट्रेल कर सकते हैं। तेजी करने वाले ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो चुके हैं, और एज ए डिसिप्लिन उनको स्टॉप लॉस ट्रिगर कर लेना चाहिए। क्या इन लेवल पर इंडेक्स में शॉर्ट करना चाहिए? जवाब है नहीं। रिकवरी आने दें, उसके बाद करें, क्योंकि ये बाउंस भी उतना ही फास्ट, उतना ही शार्प हो सकता है। अगर खबरें आ जाए कि तनाव कम हो रहा है तो बाउंस भी फास्ट होगा, और अगर खबरें आ जाए कि तनाव ज़्यादा बढ़ रहा है तो स्टॉक तेजी से गिर भी सकते हैं। तो बेहतर ये कि जब न्यूज़ फ्लो जब आपको पता ना हो, तो बेहतर ये कि थोड़ा शांति से बैठें। तो दो ट्रिगर हैं, एक ऐसा था जिसका हमें पता था, मार्जिन सिस्टम नया जो लागू होने वाला है, वो उसमें कोई नई बात नहीं थी, उसके चलते हुए कैश मार्केट के स्टॉक्स में सुबह से ही हमने सावधानी की राय दी थी। दूसरा था कि आपको ये जो अनएक्सपेक्टेड न्यूज आई, जिसका अंदाजा किसी को हो भी नहीं सकता है नेचुरली, ये बात तो सीधी सी बात है कि ये किसको पता चलेगा कि इस तरह का तनाव हो सकता है। तो ये इस तरह की अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, अनएक्सपेक्टेड खबरें अच्छी या बुरी कभी भी मार्केट में आ सकती है, और वो रिस्क आप मार्केट में हमेशा लेकर चल सकते हैं, और वो किसी के बस की बात है नहीं अंदाजा लगाना। अब ये कहने में कह सकते हैं कि 7 दिन से मार्केट बहुत बढ़ रहे थे, ऐसे लेवल पर आ गए जहां पर अभी गिरना निश्चित था, लेकिन ये बात तो जो गिरने की उम्मीद कर रहे हैं वो पिछले 2 महीने से सोच रहे हैं, लेकिन अब वो किस दिन गिरेगा, किस लेवल से गिरेगा, वो आपको पता नहीं चलता। तो ये अनएक्सपेक्टेड चीजें आपके साथ में हमेशा रहेगी। तो अब आपको 2 लेवल पर नजर रखनी है दीप, नीचे पहले 11,300 और ऊपर 11,500। देखते हैं इस 200 पॉइंट की रेंज को बाजार किस तरफ तोड़ता है। 11,300 तोड़ने के बाद 11,000 11,200 की रेंज तक गिरने की आशंका है। 11,500 के ऊपर आकर टिक गए तो फिर आप थोड़ा सा ठीक हो जाएंगे। ये आपके लिए लेवल्स है निफ्टी पर। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी दीप 23,500 के आसपास आप ट्रेड कर रहे हैं। 23,500 तक आने में भी एक चीज जो है वो ये कि लगभग 13-14 लाख शेयर बैंक निफ्टी में पुट राइटर्स हैं जो लॉन्ग हैं, जो रिस्क पर हैं। 23,600 से लेकर 24,000 पर 5 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। तो ये पुट राइटर्स जो हैं जिन्होंने तेजी की पोजीशन बनाई है, ये आज मार्क टू मार्केट लॉस इन्हें भरना है और पोजीशन हल्की करनी है। तो इस आज भी बाजार में शॉर्ट ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो तेजी करने वाले ट्रेडर्स हैं उनकी तरफ से पोजीशन कम करने का दबाव जरूर है। अगला अहम सपोर्ट 23,500 का है, जिसके बेहद नज़दीक हमें, और अगर 23,500 टूटता है दीप तो फिर 23,000 तक का रास्ता नीचे की तरफ खुलता है, जहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में है। तो 23,500 पहले नोट करें, और 23,500 के बाद 1,000 पॉइंट की रिस्क बैंक निफ्टी में खुलती है, जो आज के आज नहीं, आने वाले कुछ दिनों में आपको 22,500 के आसपास से ले जा सकती है। तो ये 23,500 आपके लिए, बुल्स के लिए आखिरी उम्मीद है होल्ड करने के लिए। आज से 23,400 23,500 होल्ड नहीं किया तो मामला मुश्किल भरा हो सकता है। ऊपर जब तक अब आप वापस से 24,000 पार करके ना टिके, तब तक आप ताकत नहीं दिखाएंगे। तो ये आपके लिए रेंज है जिस पर फोकस करना है। आपकी जो भी पोजीशन हो, तेजी की पोजीशन हो, आप अपने डिसिप्लिन से स्टॉप लॉस रखें। मंदी की पोजीशन हो, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चले। कभी भी किसी भी वक्त बाजार में जिस तरह के शार्प बाउंस बैक, शार्प गिरावट आई, शार्प बाउंस बैक भी आ सकते हैं।
दोनों तरफ बाजार आपको गलत साबित कर सकता है, तेज मूव दिखा सकता है, इसलिए सावधानी रखने की बहुत ज़रूरत है। कुछ दिन अगर ट्रेड ना करेंगे तो बेहतर होगा, और इसीलिए दीप हम थोड़ा भांप भी रहे थे कि शायद इस तरह का मामला बन सकता है। हालांकि निफ्टी सेंसेक्स में अंदाज़ा नहीं लगा था, लेकिन कैश मार्केट के स्टॉक्स में जरूर हम ये सोच रहे थे कि कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, उस लिहाज से हम थोड़ा सा सावधानी के साथ कह रहे थे। तो अब ठीक है, जो होता दिख रहा है वो है, इसके साथ ही रहना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। तो थोड़ी सावधानी रखिए, हल्के रहिए, शांति से बैठिए। बिल्कुल सावधानी रखना ज़रूरी है, हल्के रहते हैं और सावधानी पर रखते हैं। देखते हैं किस तरह का एक्शन बनता है। फिलहाल ऑफ कोर्स आप देख रहे हैं कि काफ़ी भारी बिकवाली का दबाव है, पर इस बीच हमारे एक्सपर्ट से बेहतरीन कॉल्स आपके लिए आ रही हैं। अब बिगुल बजाते हैं सुमित जी के लिए उनके सुपरहिट शेयर्स का। बताएं सुमित जी। दीपांशु, एच लेटर में एचडीएफसी लाइफ के बाद अब जो एक स्टॉक में ब्रेकडाउन आया है वो है एच लेटर का हिंडाल्को। हिंडाल्को में लास्ट 4 दिनों के लो ब्रेक हो गए हैं, हिंडाल्को में ब्रेकडाउन है और मेटल सेक्टर के अंदर एक स्टॉक्स करके गिरावट दिखाना चालू कर रहे हैं। तो हिंडाल्को में यहां से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है और एक अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है। हिंडाल्को नीचे में 180 रुपए से लेके 175 रुपए तक का लेवल दिखा सकता है, तो यहाँ पे हिंडाल्को में सेल करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक का ऊपर में जो रेजिस्टेंस है 192 194 के आसपास है, तो 193 194 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं, सेल करें। 180 रुपए से लेके 175 रुपए तक के लेवल हिंडाल्को के अंदर देखने को मिल सकता है। निफ्टी 11400 के नीचे आ गया है, ये और भी थोड़ा सा नेगेटिव साइन हो रहा है निफ्टी के लिए, तो ये मेटल स्पेस में यहां से दबाव देखने को मिल सकता है। 180 से 175 के टारगेट के लिए बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, ये है आपके लिए हिंडाल्को पर बिकवाली की राय, और आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पर प्रेशर इस समय बढ़ता जा रहा है। पर सुमित जी, एक स्टॉक जिसके बारे में मेरे को आपसे चर्चा करनी थी और हम देख भी रहे थे कि वीक बाजार में होल्ड आउट कर रहा था, थोड़ी देर पहले वहाँ पे खरीदारी भी आई थी। बैंक ऑफ इंडिया अच्छा परफॉर्म कर रहा था, यहाँ पर ऑफकोर्स फ्यूचर ग्रुप के एक्सपोजर से भी रिलेटेड खबर है, इसलिए वहाँ पर भी परफॉर्मेंस देखिए। अगर किसी के पास है पोजिशन तो बने रहें, या फिर जिस तरह से मार्केट गिर रही है यहाँ पर भी मुनाफा बुक कर लेना चाहिए? दीपांशु, बिल्कुल कर लेना चाहिए, क्योंकि कुछ भी स्टॉक अभी टिक नहीं रहे। आप देखिए ऊपरी लेवल से करीब करीब 400 पॉइंट का फॉल आ चुका है आज के हाई से, और कल की क्लोजिंग से 300 पॉइंट निफ्टी नीचे गिर रहा है, और बैंक निफ्टी तो 23,500 का लेवल अभी तोड़ने पे आ चुका है। यानी जहां से इसने रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया था वहीं पे वापस आ चुके हैं, और एक ही दिन के अंदर। तो ये जो इंडिया चाइना वाली न्यूज है, इसका जरूर इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, और कल वाला जो सेबी का नया रूल स्टार्ट होगा प्लेजिंग वाला, उसका भी मेरे को लग रहा है कि इंपैक्ट देखने को मिलेगा। जिस तरह से टेक्निकल लेवल्स टूटते जा रहे हैं, दबाव बढ़ते जा रहा है, अगर आज की क्लोजिंग लोअर लेवल्स के पास देखने को मिली तो ये नेगेटिव संकेत होगा। तो जो पोजीशंस में प्रॉफिट मिल रहा है बिल्कुल बुक करना चाहिए। नई पोजीशंस हम बाद में तेजी की देखेंगे, फिलहाल सेल साइड के स्टॉक ढूंढने चाहिए। ओके, सेल साइड के स्टॉक्स ढूंढने चाहिए, यहीं पर अब फोकस करते हैं। मोमेंटम के खिलाफ जाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से बाजार का मोमेंटम बढ़ रहा है, आप देखेंगे कि प्रेशर और कुछ स्टॉक्स में आ रहा है। मेटल्स में बिकवाली हो रही है, हम देख रहे हैं ऑटो नेम्स प्रेशर में आ रहे हैं, एनबीएफसीज और बैंक्स पर तो ऑलरेडी बिकवाली का दबाव है। इस बीच आज पीवीआर में बड़ा ब्रेकडाउन आया है। सचिन जी, जरा पीवीआर के चार्ट्स देखिए, 9% की गिरावट है। यहाँ पर अनलॉक में सिनेमाज अभी नहीं खुल रहे हैं, इसलिए प्रेशर और बड़ा है। और नीचे जा सकता है पीवीआर? जिस तरह से रैली आई थी, क्या पूरी वो अनवाइंड होने वाली है? जी बिल्कुल लग रहा है। इनफैक्ट जिस तरीके से यहाँ पर एक पैटर्न फेलियर हुआ है एंड जिस तरीके से स्टॉक अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास मंडरा रहा था, मुझे लग रहा है वापस एक अच्छी वीकनेस आ सकती है, क्योंकि वापस एक सेंटिमेंटल ब्रेकडाउन है यहाँ पर। सो जिस तरीके से फिलहाल प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है अराउंड 1275 के आसपास फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सो जब तक ये 1300-1305 के ऊपर नहीं आता, मुझे लग रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक में थोड़ी सी बिकवाली हावी होगी। एंड जिस तरीके से स्ट्रक्चर्स है, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि वापस अराउंड 1180 के लेवल्स इमीडिएट बेसिस पे देखे जा सकते हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर वीकनेस जो है वो कंटिन्यूड रहेगी, एंड अगर किसी की यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन है तो क्लियरली यहाँ पर एग्जिट की ही सलाह होगी। ओके, पीवीआर पर नजर रखिए, भारी बिकवाली आ रही है। ऑटोज में भी थोड़ा प्रेशर बन रहा है, यहाँ पर ऑफ कोर्स नजर रहेगी। जहाँ तक अगस्त के महीने की बिक्री के आंकड़ों का सवाल है, कल आने वाले हैं ये आंकड़े, किस तरह के रह सकते हैं, किन कंपनीज का क्या अनुमान है, चलिए जानते हैं कुशल के साथ। कुशल, बताइए क्या क्या अनुमान लगाया जा रहा है इस बार?
बिल्कुल दीपांशु, तो यहाँ पर इस बारी जो है पैसेंजर व्हीकल्स ज़्यादा लीड लेते हुए नजर आएंगे टू व्हीलर के मुकाबले पिछले 2-3 महीनों से जो ट्रेंड हमें देखने को मिला है। और कहीं ना कहीं पीवी स्पेस में अगर आप देखें तो मारुति सुजुकी उसमें लीड करता हुआ नजर आएगा। करीब 22% की बढ़त हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं इनके अगस्त बिक्री आंकड़ों में, और 1,30,000 यूनिट्स कंपनी बेचती हुई नजर आ सकती हैं। वहीं M&M की देखें तो मंथ ऑन मंथ आधार पर तो बेटर साइड पर परफॉर्मेंस है, पर सालाना आधार पर अभी भी वीक परफॉर्मेंस रहेगी। करीब 15-16% की गिरावट हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। साथ ही अगर आप टू व्हीलर्स की बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प लगातार 2-3 महीनों से जो आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, और यहां पर एक कंसिस्टेंट आपको रिकवरी देखने को मिल रही है, वो अगस्त में भी बरकरार रहेगी और 8-8.5% की बढ़त यहां पर एक्सपेक्टेड है। और साथ ही अगर आप बजाज ऑटो को देखें तो वहां पर गिरावट रहेगी सालाना आधार पर, क्योंकि 9-9.5% की एक तो फॉल इसमें देखने को मिलेगी, और मेन इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये प्रीमियम बाइक्स में डील करते हैं। एंट्री लेवल बाइक्स में जो हीरो मोटोकॉर्प की पकड़ है वो काफी स्ट्रांग है। साथ ही अगर आप जो सीवी स्पेस है उसको देखें तो अभी भी जो ट्रक्स और बसेस की डिमांड है मार्केट में वो उतनी अच्छी रिकवर नहीं होती हुई नजर आई है, और उसका जो इंपैक्ट है आपको अगस्त बिक्री आंकड़ों में भी नजर आएगा। और जहां पर अशोक लेलैंड में 34% की फॉल एक्सपेक्टेड है। साथ ही जो वोल्वो आइशर का कमर्शियल व्हीकल VECV स्पेस है आइशर मोटर्स का, वहां पर 23% की गिरावट हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। और अंत में M&M को देखें, अगर आप खासकर जो इनका ट्रैक्टर सेगमेंट है वहां पर लगातार आउट परफॉर्मेंस नजर आ रही है अप्रैल महीने से ही, और अगर आप देखें तो रूरल डिमांड बहुत स्ट्रांग है, और इस बारी भी अगस्त महीने में करीब 28% की बढ़त जो है इनकी ऑटो बिक्री आंकड़ों में हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। ओके, ये है आपके लिए राय, जहां तक यहाँ ये है आपके लिए रिसर्च जहां तक ऑटो सेल्स की बिक्री का सवाल है। नजर रखेंगे यहाँ पर चलिए अनिल जी की तरफ से कल के 2000 की स्ट्रैटेजी तैयार है, बिगुल बजाते हैं उनके लिए। अनिल जी 1100 पॉइंट नीचे हैं बैंक निफ्टी पर, बताइए सर क्या स्ट्रैटेजी है? दीप, शॉर्ट करने की राय है, और शॉर्ट करने के लिए स्टॉक जो चुना है वो है बंधन बैंक। 304-305 रुपए के आसपास ये बंधन बैंक ट्रेड कर रहा है, लगभग 5% नीचे है। ओपन इंटरेस्ट में कोई खास बदलाव नहीं, हल्का सा ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, यानी कि तेजी की पोजीशन कम होने का सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी शॉर्ट्स बने नहीं है, सिर्फ तेजी की पोजीशन कम होती हुई दिख रही है। इसे शॉर्ट करना है, और शॉर्ट करने की वजह ये है कि दीप, आपको याद होगा कि 10,000 करोड़ का बंधन बैंक का जो इक्विटी डाइल्यूशन हुआ था, जो प्रोमोटर्स की तरफ से करना था वो प्रोमोटर्स कर चुके हैं, तो वो 313 रुपए के आसपास हुआ था, यानी कि वो ऐसा लेवल है जहां पर ज्यादातर इंस्टीट्यूशंस की एपेटाइट जो बंधन बैंक को लेकर थी वो पूरी हो चुकी है। उसके बाद अगर जो बढ़ा है तो बैंक निफ्टी की तेजी के साथ बंधन बैंक बढ़ा है, तो ये ऐसी रेंज है जहां पर जो डिलीवरी बेस्ड इन्वेस्टर्स जितने हैं वो सेटिस्फाइड हो चुके हैं। बेसिकली इस मामले में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपको डिलीवरी बेस्ड इन्वेस्टर जब तक सेटिस्फाई नहीं होते हैं, जिस लेवल पर हो जाते हैं, वो अगर लेवल टूटता है तो ये बड़ा रिस्की है। तो 305 से 315 एकदम परफेक्ट इसके लिए सेल जोन है, तो मैं कहूँगा यहाँ से आप 304, 305 से 315 तक की रेंज को सेल जोन के तौर पर मानकर चले। उछाल आए बेचिए, स्टॉप लॉस 320 का रखना है, और नीचे की तरफ जो आपके टारगेट बनेंगे 295, 290 और 285। बाजार के मूड माहौल के साथ आप अपने स्टॉप लॉस और टारगेट को रिवाइज करते चलें, और आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले, ये ध्यान में रखें। तो 295, 290 और 285 ये 3 टारगेट के लिए बंधन बैंक में शॉर्ट करने की राय है। तो 305, 315 परफेक्ट सेल जोन है, जहां पर मैनेजमेंट की तरफ से, जो प्रोमोटर्स की तरफ से RBI के नियमों के मुताबिक जो इन्हें इक्विटी डाइल्यूशन करना था 10,000 करोड़ का, वो हो चुका है। अब यहाँ से इन लेवल के नीचे आना ये एक थोड़ी सी खतरे की घंटी है बंधन बैंक के लिए, यहां पर मेरी शॉर्ट करने की राय। जी दीप। बिल्कुल, तो फोकस करिए बैंक्स और फाइनेंशियल्स, यहाँ पर आप सबसे ज़्यादा प्रेशर इस समय देख रहे हैं, और शॉर्ट करने की राय है बंधन बैंक पर। चलिए अब एक बिगुल बजाते हैं राकेश जी कुणाल जी के लिए, बाय सेल चार्ट कॉर्नर। बताएं सर। दीपांशु, बिटवाली की राय है मनापुरम फाइनेंस के अंदर, इसके अंदर एक बड़े वाला नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है, नेगेटिव ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, तो मनापुरम फाइनेंस एक अच्छी खासी गिरावट दिखाने का दमखम रखता है, इसको बेचने की राय है। ओवर टू कुणाल जी।
देखिए दीपांशु, डेली चार्ट पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है मनापुरम में और उसका ब्रेकडाउन हुआ है। जिस पैटर्न का अगर आप टारगेट निकालते हैं तो काफी नीचे के लेवल्स आते हैं। और जैसे अभी अनिल जी कह रहे थे कि सबसे ज्यादा कमजोरी फाइनेंशियल स्टॉक्स में है, तो मनापुरम को मौजूदा स्तरों पर बेच करके चलें। यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो 151 पर 151 पर आपको रखना होगा। पहला टारगेट 140 रुपए का, दूसरा टारगेट 135 रुपए का, तो 135 का स्ट्रेट फॉल मनापुरम में देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए साफ तौर पर बिकवाली की राय। मनापुरम में 147 पर बेची, 151 का स्टॉप लॉस, 140 और 135। जब भी चार्ट कॉर्नर आता है बंसल जी, आप पूरा ज्ञान दे देते हो, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन करने का काम जो एक्चुअली क्या करना है, कहाँ करना है, वो कुणाल जी बताते हैं। ये स्टॉप लॉस, ये टारगेट, ऐसा क्यों? आप खाली ज्ञान देते हो, कुणाल जी एक्शन बताते हैं, ऐसा क्यों? देखिए अनिल जी, सबसे मुश्किल काम होता है लेवल्स देने का, और कई बार क्या होता है लेवल्स छोटे बड़े हो जाते हैं, और जब अगर लेवल्स स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाए, टारगेट थोड़ा छोटा हो जाए, तो अनिल जी आपकी आती है गुगली। तो अनिल जी उस गुगली से लगता है मुझे डर, तो उस गुगली को बेखूबी कुणाल जी बिना किसी हेलमेट के फेस कर पाते हैं, इसलिए ये गुगली वाला काम कुणाल जी करते हैं। अच्छा, अब पता चला। मुझे लगा कि आप ये कहेंगे कि जो बड़ा काम है ज्ञान देने का वो मैं करता हूँ, लेवल देने का काम तो छोटा है, कोई भी कर सकता है, इसलिए मैंने ये कुणाल जी को दिया है। लेकिन चलिए, अच्छी बात है, जो मुश्किल काम है कुणाल जी को आपने आगे किया हुआ है। तो कुणाल जी इसी तरह से आप अपनी लीडरशिप बनाए रखें और बढ़िया काम करते रहें। लेवल के लिए तो कुणाल जी जाने माने जाते हैं। रिजल्ट सीजन में तो सबसे बिजी कुणाल जी रहते हैं। आधा बंसल जी परेशान करते हैं, लेवल दो, और उनसे ज़्यादा मैं परेशान करता हूँ। जैसे रिजल्ट आया, लेवल बताओ। इस बीच आशीष माहेश्वरी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। पानी वानी पीकर एकदम तैयार है आशीष जी, हम भी तैयार है पानी पीकर। अब बताइए कि बाजार का हाल क्या है? बाजार पानी नहीं मांग रहा है, करना क्या है? कितना मुश्किल मामला है, या फिर एक आध दिन का है, तूफान निकल जाएगा? जी, मेरा मानना है कि थोड़ा मुनाफा वसूली का जो दौर शुरू हुआ है ये अभी और जारी रहेगा। तो सबसे पहले तो लॉन्ग ना करने की सलाह रहेगी शॉर्ट टर्म में। मेरा मानना है कि कल से जो नए मार्जिन सिस्टम्स सेबी ने अप्लाई किए हैं, उसके बाद स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स में थोड़ा सा एडजस्ट होने में ट्रेडर्स को थोड़ा समय लगने वाला है। तो जो भी ब्रोकर्स हैं वो नई पोजीशंस इतना फ्रीली लेने देंगे नहीं, और लीवरेज भी नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले तो मिड कैप स्मॉल कैप में बाय करने से थोड़े 2 या 3 दिन के लिए बिल्कुल बचना चाहिए, जब तक ये सिस्टम बिल्कुल ठीक ना हो जाए। और मेरा मानना है कि आज जो मुनाफा वसूली शुरू हुई है, ये अभी कम से कम 1 और 2 दिन तक और जारी रह सकती है। और निफ्टी का जो लेवल मुझे नजर आता है 11,100 से 150, वहां तक भी निफ्टी ड्रिफ्ट हो सकता है। किसी भी राइज पर एक बार के लिए शॉर्ट करने की या पोजीशंस को हल्का करने की सलाह रहेगी। ओके, ये है आपके लिए सलाह मार्केट्स पर। तो फिलहाल खरीदारी मत करिए, इन लेवल से और थोड़ी मुनाफा वसूली या फिर प्रेशर आते हुए दिख सकता है। 23,500 के नीचे फिसला था निफ्टी बैंक, अब होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। 11,350 के नीचे फिसला था निफ्टी, और वो भी अब होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। बट काफ़ी सारे स्टॉक्स में फ्रेश ब्रेकडाउन आ रहा है। बागली साहब, अपोलो टायर्स में एक फ्रेश बिकवाली आई है अभी कुछ मिनटों में सर। 8-8.5% नीचे है अपोलो टायर्स, और प्रेशर देख रहे हैं इस पर? दीपांशु वीक तो है, थोड़ा सा ओवरसोल्ड है, 8% ऑलरेडी गिरा है। उस वजह से मैं यहाँ बेचने की सलाह नहीं दूंगा। बाउंस बैक आता है 124, 125 ये रेंज में बेचे। 128 के स्टॉप लॉस से मुझे 115, 116 के लेवल्स दिखाई देते हैं। ओके, 115, 116 के लेवल्स, तो यहाँ पर बाउंस बैक पर बिकवाली की राय है। एक और स्टॉक जिस पर हमें फोकस करना चाहिए, अगर आप वायदा कारोबार की बात करें तो सिर्फ 6 स्टॉक्स हैं इस समय वायदा कारोबार में जो पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, और उनमें से एक है इंडिगो। हालांकि ये भी दिन की ऊंचाई से काफी तेज गिरा है, बट अभी भी होल्ड आउट कर रहा है। और इंडिगो के लिए क्या अहम ट्रिगर्स हैं, चलिए जानते हैं कुशल के साथ। कुशल, बताइए क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से इंडिगो में हम थोड़ा पॉजिटिव एक्शन अभी भी देख रहे हैं?
बिल्कुल दीपांशु, तो देखिए यहाँ पर इंडिगो के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर ये बन रहा है कि मैंने क्रेडिट स्विस के कल नोट पढ़े थे और उन्होंने ये आशंका जताई है कि इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पर पहुंचता हुआ नजर आएगा अगर ये 70% कैपेसिटी पर ऑपरेट करना शुरू कर दे। तो सरकार की तरफ से मौजूदा जो ऑपरेटिंग कैपेसिटी है, जो जिसकी अनुमति मिली हुई है, वो 45% पर है और आगे चलकर जिस हिसाब से फेस्टिव डिमांड भी बढ़ती हुई दिखेगी, हो सकता है कि सरकार की तरफ से ये रिविजन आता हुआ दिखे कि आप एनहांस्ड कैपेसिटी पर जो है अपनी यूसेज बढ़ा सके। और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली इंडिगो के लिए जो आगे आने वाले समय के कैश फ्लोज हैं वो काफ़ी पॉजिटिव होते हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो एक और बड़ा ट्रिगर है जो 2 दिन पहले इन्होंने अपडेट किया था, जो प्रैट एंड विटनी इंजिन्स का ओवरहैंग बना हुआ था कि जो पुराने इंजिन्स थे वो आपको रिप्लेस करने थे, वो इन्होंने समय से पहले, जो 31 अगस्त की आज की डेडलाइन थी, 2 दिन पहले ही एक चीज़ उन्होंने कर लिए हैं। तो इनके लिए वो ओवरहैंग भी खत्म होता हुआ नजर आया। अब आगे की जो स्थिति है वहां पर काफी पॉजिटिविटी दिख रही है क्योंकि जिस हिसाब से पैसेंजर लोड फैक्टर लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, आप देखिए जो 25 मई के बाद जब से फ्लाइट शुरू हुई है उस समय से 50-60% पैसेंजर लोड फैक्टर रहता था और अब वो बढ़कर करीब 70% बढ़ चुका है। और अगर ये 75-80% पर जाता है तो मुनाफे में सबसे पहले आने वाली जो कंपनी बनेगी वो है इंडिगो। तो ये काफी पॉजिटिव कमेंट्री जो है क्रेडिट स्विस की तरफ से आई है और उन्होंने जो है इस पर आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार के रखने के साथ साथ 1500 रुपए के जो टारगेट्स हैं उसको मेंटेन किए हैं। और अगर आप रिकवरी भी देखें तो 23 मार्च से लेकर अब तक जो स्टॉक में रिकवरी है करीब 60% की रिकवरी ऑलरेडी ये दिखा चुका है और आगे के लिए भी आउटलुक काफी स्ट्रांग लग रहा है। ओके, नजर रखते हैं जहां तक इंडिगो का सवाल है, आउटलुक थोड़ा स्ट्रांग लग रहा है। आशीष जी, मैं आपसे इंडिगो पर एक सवाल लूंगा पर उससे पहले वागले साहब के पास एक और कॉल तैयार है, तो पहले वागले साहब के लिए बिगुल बजाते हैं वागले के बंडर का। बताएं सर। दीपांशु, एक ऐसा स्टॉक है फार्मा सेक्टर में जो ऊपर जब 1 में तेजी आ रही थी तभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा था। स्टॉक है बायोकॉन। मुझे लगता है इसने आज 380 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक किया है। अभी 370, 650, 377 है। मेरा एक 3.5-4 रुपए का स्टॉप लॉस है 382 का। यहाँ पर बेचे 370, 750 तक ऊपर में 1 रुपया ऐड करें। मुझे लगता है 10 से 12 रुपए की मूव में भी 15 रुपए की मूव नीचे की तरफ आनी चाहिए आज और कल में। 363 का मेरा टारगेट होगा और मेरा स्टॉप लॉस 382 का होगा। ओके, बायोकॉन यहाँ पर आपके लिए बिकवाली की सलाह आ रही है वागले साहब की तरफ से, नजर रखिए इस स्टॉक पर। आशीष जी, जैसा कि कुशल हमें बता रहे थे, इंडिगो यहाँ पर वैसे तो पॉजिटिव एक्शन है जिस तरह से अनलॉकिंग थोड़ी होगी, पर आज खबर आई थी कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स अभी 1 महीने और शुरू नहीं होंगी। वैसे तो लीडर है अपनी कैटेगरी में और परफॉर्मेंस वाइज भी अच्छा रहा है, पर किस तरह से अप्रोच करना चाहिए इंडिगो को इन लेवल्स पर? क्या अट्रैक्टिव है या फिर खबरें अभी भी नेगेटिव हैं? इस लेवल पे मेरा मानना अभी अट्रैक्टिव है देखा जाए तो, क्योंकि मार्केट लीडर है और डोमेस्टिक जो सेक्टर है वो धीरे धीरे ओपन अप होता ही जा रहा है। तो जो उनकी ऑक्यूपेंसी की बात है तो मेरे ख्याल से स्पाइसजेट के बाद सबसे ज्यादा ऑक्यूपेंसी उनके पास में ही है जो परसेंटेज टर्म्स में। तो जो एक फियर का माहौल था कंपनी में कि आगे जाके क्या होगा, वो धीरे धीरे वो फैक्टर्स कम हो रहे हैं। दूसरी बात है जो छोटी एयरलाइंस हैं या जो एयर इंडिया जैसी एयरलाइंस हैं जो सिर्फ वंदे भारत में ही ज्यादा एक्टिव है, डोमेस्टिक फ्लाइट्स वगैरह कम है उनका, तो उसके कारण से भी जो बेनिफिशियरी सबसे ज्यादा है वो इंडिगो और स्पाइसजेट ही रहने वाले हैं। तो यहाँ पर मेरा इंडिगो में बाय करने की बिल्कुल सलाह रहेगी, बट चूंकि मैं थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए बाजारों में को लेकर बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूँ, तो मेरा मानना है यहाँ से 50 से 1 रुपए का और डाउन साइड यदि मिलता है तो बिल्कुल इंडिगो के फ्यूचर में पोजीशन ली जा सकती है। ओके, इंडिगो में यहां पर अगर गिरावट हो तो करें खरीदारी, ये है आपके लिए राय। खरीदारी करनी या बिकवाली, ये है तैयार सुमी जी की तरफ से सुपरहिट। बताएं सुमित जी। अनिल जी, बिकवाली ही करनी है। स्टॉक है पीवीआर 1315 का भाव है। स्टॉक ने सबसे बढ़िया एक तो ऊपर में 200 डीएमए का रेजिस्टेंस फेस किया है, वहां से इसके अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। कल का परसों का लो ब्रेक हो चुका है और वॉल्यूम्स भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है।
पीवीआर के अंदर मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहां से एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा। 1300 का लेवल टूटते ही इसके अंदर गिरावट और बढ़ेगी और नीचे में फिर 1270, 1250 ये टारगेट्स हमको देखने को मिलेंगे। मैं जो भी लेवल्स दे रहा हूं सारे स्पॉट के लेवल्स देख रहा हूं। फ्यूचर ऑलरेडी डिस्काउंट के अंदर है और फ्यूचर को देखते हुए तो ऐसा लगता है कि यहां से अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी। तो पीवीआर के अंदर बिकवाली करें सीएमपी पे 1350 के ऊपर में रेजिस्टेंस लगाएं। नीचे में जैसे ही 1300 का लेवल टूटेगा तो बिकवाली बढ़ते हुए देखने को मिलेगी, जिसमें 1270 से लेके 1250 रुपए तक के लेवल पीवीआर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। सारे के सारे लेवल स्पॉट लेवल्स दिए हैं मैंने अभी जो भी दिए हैं स्क्रीन पे। ओके 1315 स्पॉट लेवल पर शॉर्ट करना है। फ्यूचर ऑलरेडी बहुत डिस्काउंट में है, तो अगर आप फ्यूचर में शॉर्ट कर रहे हैं तो फिर उस हिसाब से लेवल्स को एडजस्ट कर लें। ये राय है सुमित जी की तरफ से आती हुई, तो इस पर आपको फोकस करना है। सुमित जी एक बार 1350 का स्टॉप लॉस कैश लेवल का रखना है और 1270 और 1250 के टारगेट के लिए आपको करनी है बिकवाली। ये है राय सुमित जी की तरफ से। आइए बसीन साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बिगुल के साथ करते हैं उनका भी स्वागत। स्वागत है बसीन साहब आपका। बताएं सर बीटीएसटी के तौर पर जो स्टॉक्स आप रिकमेंड करना चाहते हैं और साथ ही आप जो भी अपडेट देना चाहें सर। हाँ सर, तो आपको आरबीएल बैंक अभी सेल दिया था, वो अगर आपको 3-2.5% मिले वो कवर कर लीजिए। अभी के लिए बीटीएसटी बजाज फाइनेंस है सर, 3523-3545 में बेचिए। 3630 का स्टॉप लॉस, 3200 का टारगेट। ओके 35, 25, 35, 45 इस रेंज में बेचना है आपको बजाज फाइनेंस और ऊपर में 3200 का, नीचे में 3200 का टारगेट है। 3630 3630 ये स्टॉप लॉस का लेवल है। अच्छा सर ये बताइए कि सिर्फ एक ही है शॉर्ट कॉल या और भी? नहीं, एक ही है अनिल जी आज के लिए। ओके सर परफेक्ट। आरबीएल बैंक भी कमजोर है और एकमात्र शॉर्ट कॉल आज का बसीन साहब की तरफ से बजाज फाइनेंस का है। आइए थोड़ी देर में सेठी साहब हमारे साथ जुड़ेंगे और वो भी आपको देंगे एक बेहतरीन पिक, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल नितिन जी। वक्त है निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका से मुलाकात करने का। नितिन जी बताएं सर क्या है आपका व्यू निफ्टी बैंक निफ्टी पर, डेटा किस तरह से बन रहे हैं और अगर कोई ट्रेड है तो ट्रेड भी बताइए आप। जी डेटा काफी नेगेटिव बने हैं। इनफैक्ट जब सुबह 130 पॉइंट निफ्टी ऊपर खुली थी तो मैंने निफ्टी में करीब 9-10 लाख निफ्टी का सेल ऑर्डर देखा है आज, और बैंक निफ्टी में अप्रोक्सीमेटली 2.5 से 3 लाख निफ्टी का सेल ऑर्डर आज ही देखा है। सुबह सुबह जब मार्केट ऊपर थी 25,000 के ऊपर, तो ये सुबह ओपनिंग में बड़ी पोजीशन बेची गई है, उसके बाद आप सेलिंग देख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट अब 11,300 की तरफ तो बिल्कुल आएगी, 11,300, 250, क्योंकि बड़ी पोजीशंस जो ऊपर बेची गई है वो प्रॉफिट बुकिंग हुई है। और दूसरी बात, जो रोल ओवर्स हम लोग हुए थे उसकी एवरेज 11,600 के आसपास थी, तो अब रोल ओवर से 200 पॉइंट नीचे आ चुके हैं। यानी जो जिन लोगों ने भी लॉन्ग रोल ओवर्स किया था उनकी पोजीशन फंस गई है, तो वो अनवाइंडिंग का प्रेशर भी आ सकता है क्योंकि बियर के हाथ में मार्केट आ गई है तो रोल ओवर्स डेटा से। तो मुझे लग रहा है मार्केट 11,300, 11,250 की तरफ आनी चाहिए। कम से कम 150 पॉइंट की करेक्शन ये जो इस वीकली एक्सपायरी में जो थर्सडे को है वहां तक लग रही है। तो उसको देखते हुए यहाँ पे बियर स्प्रेड मैं रिकमेंड करूंगा। 11,400 की पुट ऑप्शन लेंगे एट द मनी, जो 114 रुपए की पुट ऑप्शन है, और प्रीमियम ज्यादा है इसलिए हेज करने के लिए 11,300 की हम बेच देंगे जो 77 में बिक रही है। तो कुल मिला के इसमें आपकी कॉस्टिंग जो लगेगी वो करीब 38 से 40 रुपए की कॉस्टिंग आ रही है। तो जो का हम स्टॉप लॉस रखेंगे, यानी जो मेरी कॉस्टिंग आ रही है 40 रुपए की, इसका 20 रुपए का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट 75 रुपीज के होंगे। और बियर पुट स्प्रेड है, मुझे लग रहा है 11,300 तक निफ्टी जानी चाहिए, तो 400 लेके 300 बेचने की स्ट्रेटजी हम चलेंगे पुट में। ओके तो आपको करना क्या है, 11,400 का एक पुट ऑप्शन खरीदना है और 11,300 का एक पुट ऑप्शन बेचना है। कवर्ड आपका पुट हो गया ये, और 38 से 40 रुपए की इसकी कॉस्ट आएगी। 75 रुपए का टारगेट रखना है। स्टॉप लॉस क्या लगाना है नितिन जी? जी 20 रुपए का स्टॉप लॉस अनिल जी रखना है, क्योंकि मुझे जब भी 20 रुपए का लॉस हो, 40 में बना रहा हूँ, 20 रुपए लॉस हो, 20 रुपए इंटू लॉट साइज 75 हो गए, यानी 1500 का लॉस होगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। ओके ठीक है, तो ये है आपके लिए निफ्टी पर नितिन जी की तरफ से राय इस वक्त आती हुई।
पुट ऑप्शन के जरिए स्प्रेड बनाने की। हाँ, स्प्रेड वाले आशु जी कहाँ गए? अरे आशु जी का तो दिन है आज। कुणाल जी मिस कर रहे हैं आशु जी को आप? अनिल जी बहुत दिल से मिस कर रहा हूं उनको। इनफैक्ट अनिल जी अभी उन्हीं के बारे में मैं सोच रहा था कि हमारे टेडी बियर दिखाई नहीं दिए आज बेयर मार्केट के मौसम में, तो अनिल जी तलब कीजिए उनको। हाँ बिल्कुल, चलिए उम्मीद करते हैं आशु जी आप जहाँ कहीं भी हैं आप ही स्वस्थ और कुशल मंगल होंगे, बाकी सबकी तो हालत खराब है। हम तो मतलब ऐसा ही तो मजबूरी में ही हंस रहे, देखो बाकी स्माइल तो निकल नहीं पा रही हमारी बड़ी। और हमारी इस मजबूरी में देखो सुमित जी तो मजबूरी में भी नहीं हंस रहे, सुमित जी इतने नहीं हंस रहे, सुमित जी थोड़ा स्माइल कर दो, क्या ये मार्केट तो चलता रहता है, रोज ऊपर नीचे होता है, इसमें पार्ट ऑफ लाइफ है। ऐसे स्ट्रेस लेंगे तो बैंक बैलेंस तो बढ़ेगा नहीं, बीपी जरूर आपका बढ़ जाएगा। बीबी की जगह बीपी, बैंक बैलेंस नहीं ब्लड प्रेशर। तो जरा मुस्कुराते रहिए, आशु जी आएंगे। अभी आशु जी आप सब लोगों का खून बढ़ाएंगे, लेकिन तब तक आप लोगों का खून बढ़ाने के लिए तैयार हैं विकास सेठी साहब। 3 बज चुके हैं और वक्त है विकास सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक का। तो आइए स्वागत करते हैं सदाबहार सेठी साहब का। सेठी साहब पहली रिक्वेस्ट तो ये प्लीज शॉर्ट कॉल मत देना, यहाँ पर ऑलरेडी बहुत भरे पड़े हैं। दूसरी रिक्वेस्ट ये कि थोड़ा हमारा मूड चेयर अप हो जाए, थोड़ी स्माइल चेहरे पे आ जाए, ऐसा कुछ बोल के जाइएगा। बताइए सर क्या करना है? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून अनिल जी। बिल्कुल देखिए, ये जो बाजार में आज मार्केट बची हुई है, मेरा पर्सनली तो ये मानना है कि चाइना वाला फैक्टर इसके लिए ओनली 25% रिस्पॉन्सिबल है। 75% कैन बी एट्रीब्यूटेड टू जो कल से प्लेज और अनप्लेज के नए नॉर्म्स आ रहे हैं, उसकी वजह से काफी कंफ्यूजन है बाजार में। सभी ब्रोकरेजेस में बैक ऑफिस सॉफ्टवेयर इक्विप्ड नहीं है, फिर बैक ऑफिस स्टाफ पूरे आए नहीं हुए हैं, फिर जो प्रोसेस है उसमें टाइम लग रहा है और उसकी वजह से जो छोटे मोटे ट्रेडर्स हैं उनकी पोजीशनें कट रही है और उस वजह से ये हम मार्केट ज्यादा देख रहे हैं। तो इस माहौल में भी एक कॉन्ट्रेरियन बाई की कौन रहेगी मेरी, मुझे लगता है करंट लेवल पे 3030 के लेवल पे हीरो मोटोकॉर्प फ्यूचर्स को खरीदना चाहिए। कल का ही मेरा इसमें टारगेट रहेगा 3100 रुपए का और स्टॉप लॉस डालना 3030 का। मेरा ये मानना है कि कल जो ऑटो के नंबर्स आएंगे अगस्त के, उसमें पर्टिकुलरली जो 2 व्हीलर्स के नंबर्स आएंगे बहुत ही अच्छे रहने चाहिए, बाजार को बहुत ही पॉजिटिवली सरप्राइज करने चाहिए। और वैसे आज की मार्केट में ये स्टॉक एक मौका दे रहा है निचले लेवल्स पे खरीदारी करने का। 2 दिन में करीबन 150-200 रुपए निकल गए अपने ऊपरी स्तर से। मुझे लगता है ये जो 3030 के आसपास के लेवल्स है, यहाँ पे इस स्टॉक को बिल्कुल खरीदना चाहिए। और मेरा बहुत ही शॉर्ट टर्म, यानी कि हो सकता है कल ही हम 3100 के लेवल से स्टॉक में बिल्कुल देख सकते हैं। ओके और जो सबसे बढ़िया बात जो बता रहे हैं सेठी साहब, उसमें मैं एक चीज़ जोड़ दूं। ये जो पिछला महीना गया है ये त्योहारों का समय था, ओणम और गणपति, ये 2 फेस्टिवल के पहले ऑटो बिक्री के आंकड़े, स्पेशली 2 व्हीलर्स की बिक्री के आंकड़े दमदार आएंगे। तो हीरो मोटो की बिक्री के आंकड़े, रिस्क खाली एक ही है, अगर चाइना वाला मैटर बड़ा ना हो तो कल ये स्टॉक बड़ी तेजी से दौड़ लगाता हुआ दिख सकता है। अगर वो नहीं हुआ तो फिर तो आप समझ लीजिए कि स्टॉक के लिए बहुत ही बढ़िया दिन हो सकता है। तो एक रिस्क वही है, वो आप ध्यान में रखिएगा। तो सेठी साहब की तरफ से खरीदारी करने की राय हीरो मोटो के फ्यूचर्स में। सेठी साहब एक बार स्टॉप लॉस और टारगेट फिर दोहरा दें आप। बिल्कुल, करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है 3030 के आसपास, स्टॉप लॉस रहेगा 3000 रुपए का और टारगेट बहुत ही कंजर्वेटिव टारगेट। इस कल चीजें नॉर्मल हो जाती है ये सब झमेलों से, तो 3100 का लेवल तो बहुत ही जल्दी दिख सकता है। बट एक बार वो लेवल पार हो गया तो मुझे लगता है 3150-3200 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं। ओके तो 3150-3200 तक भी आ सकते हैं अगर बाजार ने साथ दिया तो, और साथ नहीं दिया तो 3100 तक के टारगेट आपके लिए हीरो मोटोकॉर्प में ये है आपके लिए। और आप देखिए इस कमज़ोर बाजार में मुश्किल से 1-1.25% ही कमज़ोर है ये स्टॉक, तो यहाँ पर आपके लिए अच्छे मौके बन सकते हैं। सेठी साहब एक ही स्टॉक है या अनेक? आज एक्चुअली एक ही स्टॉक है, वो भी बहुत हिम्मत करके कॉन्ट्रेरियन बाई कॉल, क्योंकि सबको सुन के ऐसे लग रहा है कुछ गलत तो नहीं कर रहे, बिकॉज जिस हिसाब से बाजार में मार्केट बची हुई है। बट मुझे लगता है ये मेनली या ज्यादा टेक्निकल रीजन की वजह से है। और एक बार ये जो प्लेज अनप्लेज वाला मामला कल रेगुलराइज हो जाएगा तो मुझे लगता है मार्केट वुड बी बैक ऑन इट्स कोर्स।
ये इतना बड़ा मामला है प्लेज अनप्लेज वाला, बंसल जी भी घबरा रहे हैं, आप भी घबरा रहे हो, सब लोग घबरा रहे हैं, इतना मतलब समझ के ऑपरेशनल इशू ज्यादा है या पैसों का मामला ज्यादा है? दिक्कत क्या है सेठी साहब? देखिए अनिल जी, ये ऑपरेशनल इश्यू बहुत बड़ा है। एक्चुअली क्या होता था, अभी तक क्या होता था, क्लाइंट के जो शेयर्स होते थे वो ब्रोकर के अकाउंट में आते थे और ब्रोकर एक मार्जिन अकाउंट एक्सचेंज के पास खोल के रखता था और उसमें वो शेयर्स पड़े रहते थे। अब कल से ऐसा होने वाला है कि वो जो शेयर्स है उनको पहले आपको क्लाइंट के अकाउंट में ट्रांसफर करना है, फिर वहां से उसको रिप्लेस करना है, पड़े रहेंगे वो क्लाइंट के अकाउंट में। ये कर तो बहुत ही अच्छा काम कर रही है सेबी, फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन ये जो ट्रांजिशन का पीरियड है कि पहले आप वहां से रिलीज करवाइए, तो उसमें आपकी जो क्लाइंटों की अभी तेजी के बाजार में पोजीशन 100% जो उनकी मार्जिन की यूटिलाइजेशन है वो रहता है, तो आपको वो जो ट्रांजिशन करना है उसके लिए पॉसिबिलिटी नहीं नजर आ रही है। तो वो आप पहले एक्सचेंज से रिलीज करवाइए, फिर आप उनके अकाउंट में दीजिए, और फिर उनके अकाउंट में भी कई ऐसे क्लाइंट्स हैं जो सीनियर सिटीजन है जो कि ये इक्विप्ड नहीं है हर चीजों से, जैसे उनके ईमेल पे एक ऑथेंटिकेशन के लिए मेल जाता है, फिर आपके उनके ओटीपी आता है मोबाइल पे जो उनको देना पड़ता है, तो वो सब जो प्रोसेसेस है उसमें टाइम लग रहा है और उसकी वजह से ये जो आज फ्रेश पोजीशन लेने नहीं दी जा रही है और जो पोजीशंस भी है उसको भी रिड्यूस किया जा रहा है, और उसका ही एक असर हम बहुत बड़ा इम्पैक्ट एक मार्केट की इस दबाव में देख रहे हैं। ओके, इसमें बंसल साहब भी इस पे कुछ एक विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं। बंसल जी की विशेष टिप्पणी के पहले मैं बताता हूँ, 3:30 बजे जैसे ही बाजार बंद हो गए, हमारे साथ आईकेन इन्वेस्टमेंट के अनिल सिंह भी वो कार्यक्रम में शामिल होंगे और उनसे हम चर्चा करेंगे इन नए मार्जिनिंग सिस्टम पर, तो वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन तब तक जी बंसल जी, आपकी विशेष टिप्पणी इस पर। देखिए अनिल जी, मार्केट में अनिल जी एक काफी गलत न्यूज फैलाई जा रही है। जिस तरीके से ट्विटर टेररिस्ट का अनिल जी आपने इस वर्ड को इजाद किया था, ऐसे ही व्हाट्सएप अनिल जी टेररिस्ट हैं जो उल्टे सीधे मतलब कि मार्जिन को लेके बोल रहे हैं। जैसे अब आपके पास सिक्योरिटी पड़ी है, आपने बेचने से पहले अगर ब्रोकर के पास ट्रांसफर कर दी तो उसमें मार्जिन किस बात का। तो अनिल जी कुछ क्लेरिफिकेशंस अगर आप इस पे दे दें तो मेरे ख्याल से बाजार की गिरावट रुक जाएगी। काफी अफवाहें व्हाट्सएप टेररिस्ट जो है ना वो फैला रहे हैं मार्जिन को लेके। इतने भी खराब नियम नहीं हुए हैं कि मतलब कि बेचने के लिए अगर सिक्योरिटी पहले पूल अकाउंट में दे दी है या पावर ऑफ अटॉर्नी ब्रोकर के पास है तो किस बात का अपफ्रंट मार्जिन होगा। उसमें तो मेरे ख्याल से पहले भी सेबी का क्लैरिफिकेशन आया था। तो कई चीजें अनिल जी गलत चल रही हैं और फिर होता क्या है, जब एक बहती गंगा के साथ सब कुछ अनिल जी बहता है तो काफी अफवाहें भी चल रही हैं। उनका खंडन बहुत जरूरी है और उनका खंडन तो आप ही कर सकते हैं। चलिए ठीक है, पता करते हैं। वैसे तो हमने काफ़ी कुछ कोशिश की है ये बताने की कि किस तरह से, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अगर आपके पास डिलीवरी है और आप डिलीवरी एडवांस में ब्रोकर को ट्रांसफ़र कर देते हैं तो फिर आपको बेचने के लिए मार्जिन नहीं लगेगा। लेकिन बात वही है कि फिर वहाँ पर आपकी रिस्क भी बढ़ जाती है कि अगर आप ब्रोकर के अकाउंट में पहले से डाल रहे हैं, हर बार होता नहीं, किसी एक ही दिन ऐसा होता है कि जब ब्रोकर उड़ जाए, कभी हो जाए, तो वो एक रिस्क है। बट अब हर एक के फ़ायदे और नुकसान दोनों ही हैं। तो चलिए इस पर हम कुछ और जानकारी, कुछ और क्लेरिफिकेशन लाने की कोशिश करेंगे। और 3:30 बजे होगा अनिल सिंघवी कॉलिंग अनिल सिंघवी। मेरे हम नाम एक और अनिल सिंघवी साहब हैं, आईकेन इन्वेस्टमेंट के जो इन्वेस्टर अवेयरनेस की संस्था भी चलाते हैं। उनसे मैं बातचीत करूंगा 3:30 बजे और उनसे भी जानेंगे, समझेंगे उनका क्या व्यू है इस नए मार्जिनिंग सिस्टम पे, तो वो भी अपनी बात और राय रखेंगे। मिस मत करिएगा, बाजार बंद होते ही हम तुरंत उनसे बातचीत करेंगे, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। तो चलिए ये है आपके लिए जो भी इस वक्त बाजार का हाल है। सेठी साहब की तरफ से आ चुकी है आपकी पिक, हीरो मोटोकॉर्प अपनी तरफ से सेठी साहब अपना काम पूरा कर गए। वो कहते हैं ना कि एक ऐसी पिच जहाँ पर मतलब है ना 70 पे 7 विकेट उड़ गए हो, ऐसे पे सेठी साहब आके अपनी एक स्लो स्टडी मजबूत पारी खेल के गए, टाइम बिता कर गए हैं, अपना काम करके गए। अब लेकिन सामने वाले छोर पे अगर सारे बल्लेबाज आउट होते दिखे तो सेठी साहब क्या अकेला क्या करेंगे। हीरो मोटोकॉर्प का अगर वो कॉल दे भी दें, बाकी भी तो चलना चाहिए। तो देखते हैं बाकी क्या कुछ होता है। 3:10 पर जय ठक्कर जुड़ेंगे, बताएंगे वो आपको कैश का ऑप्शन, तो जय की भी जुड़ने की तैयारी। लेकिन इस बीच जो आशीष माहेश्वरी साहब, जो आप कह रहे थे कि ये नया मार्जिनिंग सिस्टम है, क्या कुछ और नई आप थोड़ी इस पे रोशनी डाल सकते हैं कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या हो रही है ब्रोकर्स को या क्लाइंट्स को, क्या दिक्कत क्या है, क्यों लोग परेशान हो रहे हैं, समझ नहीं है या वाकई में पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे मार्जिन के, इसलिए दिक्कत है?
बिल्कुल अनिल जी, जो अभी आप पिछले कुछ महीनों से रैली देख रहे हैं, उसमें रैली में बहुत कंट्रीब्यूशन है ब्रोकर फंडिंग का। और हमेशा से ब्रोकर फंडिंग के सारे मार्केट और जो रिटेल ट्रेडर हैं वो चलते रहते हैं। और इसमें BTST और T+5 ये एक बहुत कस्टमरी हमारे यहाँ पे ट्रेडिंग सिस्टम है। तो अब क्या होगा कि यदि अपफ्रंट आपको मार्जिन देना पड़ेगा, BTST नहीं कर पाएंगे, यदि आपने शेयर जो आज खरीदा आप कल नहीं बेच पाएंगे, तो ये सब जो एक कंसर्न है वो उसके कारण से जो कैश के जो स्टॉक पर्टिकुलरली है उसमें लिक्विडिटी काफी स्क्वीज हो जाएगी। तो लिक्विडिटी स्क्वीज होगी। जितने मुंह उतनी बातें ये कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो ब्रोकर से लेके क्लाइंट, इन्वेस्टर से लेके ट्रेडर्स और बाकी सब जगह कंफ्यूजन का माहौल जरूर है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा एग्जैक्टली होना क्या है, करना क्या है। इसलिए बेहतर ये जो होगा कल की कल देखी जाएगी। और इसीलिए हमने माला माल वीकली भी आपने देखा होगा कि हमने थोड़े वक्त के लिए इसलिए रोका कि एक बार सिचुएशन क्लियर हो जाए, लोगों को समझ में आ जाए कि क्या है क्या नहीं, तो उसके बाद देखते हैं क्या आगे की सिचुएशन बनकर आती है। आइए, बाजार 23,700 पर आता हुआ बैंक निफ्टी पर रिकवरी, और जय ठक्कर हमारे साथ तैयार है कैश का ऑप्शन। जय, आपका स्वागत है। बताइए, पुट कॉल नोटा। वेल, वेरी गुड आफ्टरनून टू अनिल जी, थैंक यू। मैं अनिल जी कहूंगा कि इंडेक्स में तो नोटा है डेफिनेटली, ये जो वोलेटिलिटी बढ़ी है, बट स्टॉक में डेफिनेटली मेरे पास पहली बात, एक मिनट जय 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 एक मिनट जय, अरे सुनिए, गुड आफ्टरनून तक तो ठीक था, मैं एक्सेप्ट कर भी सकता था। वेरी गुड आफ्टरनून जैसा क्या है इस गुड आफ्टरनून में, जिसमें आपने गुड के आगे वेरी भी लगा दिया। गुड तो फिर भी हम दिल पे पत्थर रख के मान सकते थे, चलिए जय की आदत है गुड आफ्टरनून बोलने की, वेरी क्यों? बस अनिल जी, मतलब जनरली मैं ऐसे ही ग्रीट करता हूँ, कोई गुड आफ्टरनून बोलता तो मैं वेरी गुड आफ्टरनून ही कहता हूँ अनिल जी, तो वो आदत सी है अनिल जी। बाकी आपकी बात सही है, मार्केट को लेकर कुछ वेरी गुड आफ्टरनून नहीं है। चलिए ठीक बात है, मार्केट को लेकर। अच्छा बताइए, इंडेक्स में नोटा है, स्टॉक्स में कुछ करना चाहते हैं? जी बिल्कुल अनिल जी, टाटा स्टील का मुझे पुट ऑप्शन देना है 410 का, एट द मनी 18 रुपए के आसपास चल रहा है अनिल जी, ये लेकर चलना है। टाटा स्टील में क्लियरली लो बॉटम फॉर्मेशन बनने स्टार्ट हो गए और इंडिकेटर्स में भी क्लियर एक सेल क्रॉस ओवर देखने मिल रहा है, तो ये 18 रुपए के आसपास हमें खरीदना है अनिल जी। टाटा स्टील के 410 का पुट ऑप्शन, इसका पहला वाला टारगेट जो रहेगा ऊपर में वो 24 का रहेगा, दूसरा वाला बनता है 27, 24, 27, ये दो टारगेट्स के लिए टिस्को का 410 का पुट ऑप्शन खरीदे। नीचे में एनर्जी में जो क्लियर इसका सपोर्ट, या तो मैं कहूंगा कि ऊपर में रेजिस्टेंस टाटा स्टील का नजर आ रहा है वो 419 के आसपास है, तो मैं कहूंगा पुट में हम स्टॉप लॉस लगाएंगे 13.90 का। ओके, 13.90 का स्टॉप लॉस लगाना है। 24 और 27 रुपए के टारगेट के लिए 410 रुपए वाला पुट ऑप्शन खरीदना है टाटा स्टील यानी कि टिस्को का। खरीदना कितने में? एंट्री पॉइंट क्या बताया जे? 18 रुपए। अरे जी, भाव के आसपास ही 18। यस, ओके परफेक्ट। आइए, सचिन जी तैयार है अपने BTS कॉल के साथ, बिगुल उनके लिए BTS का। बताएं सचिन जी। अनिल जी यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है, बट यहाँ पर जो खरीदारी करनी है आपको स्प्रेड के द्वारा करनी है। स्टॉक का नाम है TCS एंड जिस तरीके से इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर रहा है, अगर हम मार्च से देखें तो यहाँ पर वीकली चार्ट पे एक अच्छी हाई टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस है और एक चैनल अप मूव रही है। पिछले 4 हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद मुझे लग रहा है यहाँ पर वापस एक बार मोमेंटम आने की कगार पे है स्टॉक, एंड जिस तरीके से यहाँ पर सपोर्ट होल्ड कर रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक लॉन्ग बायस ही रखना चाहिए काउंटर में। सो यहाँ पर बुल कॉल स्प्रेड डिप्लॉय करना चाहिए, जहाँ पर आपको 2260 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है एंड उसके अगेंस्ट 2400 का एक कॉल ऑप्शन आपको बेचना है। ये कंबाइंड स्प्रेड आपको डिप्लॉय करना है अराउंड 47 के रेंज में।
33 का लगाना है स्टॉप लॉस, एंड मुझे लग रहा है कि यहाँ से अगर पोजिशनली देखा जाए तो अराउंड 2430 के लक्ष्य भी आ सकते हैं जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है। तो उसी लिहाज से अराउंड 105 का यहाँ पर टारगेट होगा, बट डिप्लॉय करना है, ये पार्टिसिपेट करना है ये पर्टिकुलर मूव को एक पुल कॉल स्प्रेड द्वारा TCS में खरीदारी करने की सलाह है। सचिन, आप ये कह रहे हैं कि 2300 का कॉल ऑप्शन खरीदना है, 2300 का और 2400 का बेचना है, राइट? 2260 का आपको खरीदना है इन द मनी। ओके ओके। एंड 2400 का बेचना है डीप आउट ऑफ द मनी। ओके ओके। इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है बनाने की, ये पूरा ट्रेड बनाने की कॉस्ट? फिलहाल ये अराउंड 30 के आसपास चल रही है। ओके। और 50 के आसपास चल रही है, 50 के आसपास चल रही है। स्टॉप लॉस 33, स्टॉप लॉस आपको 33 ओके, का स्टॉप लॉस 33, टारगेट 100 और 105। परफेक्ट, ठीक है। तो 2260 का एक कॉल ऑप्शन खरीदिए, 2400 का एक कॉल ऑप्शन बेचिए, 50 रुपए में बनेगी ये आपकी स्ट्रेटेजी। 33 का स्टॉप लॉस है, 100 और 105 ये हैं टारगेट आपके लिए खरीदारी और बिकवाली करने की राह। परफेक्ट, ओके। तो सचिन जी की तरफ से बाय कॉल, सचिन जी ने भी अपनी तरफ से सपोर्ट दे दिया TCS खरीदारी करने की राय देकर, या जो कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं। जय ने TCS सुबह दे दिया था। जय ने सुबह, जय आपका जय है कि जय है तो बताइए, जय आपका TCS इतना मार्केट गिरने के बावजूद सुबह से गिरा नहीं, क्यों? अनिल जी, ओवरऑल IT हम एक डिफेंसिव प्ले तो मानते ही है, और वो डिफेंसिव प्ले में TCS का खास कर अगर मैं चार्ट स्ट्रक्चर देख रहा हूँ तो बहुत ही बढ़िया अनिल जी, एक परफेक्ट कॉपी बुक मैं कहूंगा, ट्रायंगुलर पैटर्न फॉर्म हुआ है यहाँ पर, और इसमें रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू अनिल जी बहुत ही अच्छा ट्रेड बन रहा है लॉन्ग साइड पर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एज अ हेज भी इसको इसमें बाइंग हो रही है। आई मीन मार्केट में ज्यादा करके हम आज देख रहे हैं कि बैंकिंग और फाइनेंशियल लेड फॉल हमें देखने मिला है हाई बीटा नेम्स में। TCS कहीं ना कहीं कंसोलिडेट ही कर रहा था, तो वो सपोर्ट कर रहा है अनिल जी फ्रॉम द हेज पॉइंट ऑफ व्यू। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा ही है, और सचिन को भी अच्छा लग रहा है, इट्स ग्रेट। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें जैसे ही अनिल जी एक दफे 2290 तक के लेवल्स निकल जाएंगे ना, तो इसमें बहुत ही अच्छा मोमेंटम हमें देखने मिलेगा। 2290 के ऊपर तो लगभग 2450 के लेवल आएंगे। ओके, तो ये है आपके लिए राय TCS पर। आइए अब वक्त है RK चार्ट कॉर्नर। कुणाल जी और राकेश जी तैयार है, देखते हैं इस मंदी के माहौल में, कमजोरी के माहौल में कौन सा चार्ट पढ़ा है उन्होंने। पहले राकेश जी का ज्ञान, फिर कुणाल जी के लिए पिक ऑफ द डे ज्ञान बांटे राकेश जी। अच्छा, पिक ऑफ द डे क्या ये? ओहो, अच्छा अच्छा बताइए। ओवर टू अनिल जी, अरे भाई साहब, पहले आप लखनऊ के नवाबों की तरह, अरे कोई तो बोलो। अनिल जी देखिए, मैं पहले ज्ञान दूंगा, आज राकेश जी लेवल्स देंगे, तो उन्होंने सबक लिया है अनिल जी आपकी बात से। वाह। तो अनिल जी मेरी हम दोनों की बिकवाली की राय है, स्टॉक का नाम है एस्कॉर्ट्स। बिकवाली की राय है अनिल जी एस्कॉर्ट्स में, जहां पर एक ब्रेकडाउन होता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है, रेक्टेंगल पैटर्न बना है, ब्रेकडाउन आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन स्तरों पर शॉर्ट करना है एस्कॉर्ट्स को। ओवर टू राकेश जी फॉर लेवल्स। अरे जी, काफी बढ़िया एक ब्रेकडाउन नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है। 1120 1120 का स्टॉप लॉस है, 1046 पहला टारगेट है, 1030 दूसरा टारगेट है, और एस्कॉर्ट्स में बिकवाली की राय है, और ये हमारा पिक ऑफ द डे है। ओके, ये आपने भी ओवर तो अच्छा ही डाला कुणाल जी, मतलब अब तक तो हमेशा बंसल जी बोलते थे ओवर टू यू, आपने भी ओवर टू यू राकेश जी बोला, मतलब ठीक है। आपका वैसा पेस बॉलिंग जैसा राकेश जी फास्ट बोलते वैसा ओवर टू यू नहीं था, स्पिन बॉलिंग जैसा था आपका ओवर टू यू, धीमे धीमे हल्के से सोच समझ कर, लेकिन ठीक है, काम चल जाएगा। कुणाल जी और राकेश जी के पिक ऑफ द डे एस्कॉर्ट्स। और इससे एक सबक और मिलता है हम सब लोगों को, और वो ये
कि हो सकता है कुणाल जी तो करे, लेकिन बंसल जी के काम करने का इरादा बहुत कम नजर आता है। आज बाजार बंद होने के बाद वैसे भी ऐसे मूड माहौल में बंसल जी वैसे भी अनईजी फील कर रहे थे, और बंसल जी आपकी ये अनईजी फील करने का खामियाजा जो सब लोगों को भुगतना पड़ रहा है, आप देख लीजिए। आपको हल्की सी अनईजीनेस हुई, इधर मार्केट को देखिए क्या हो गया। बंसल जी आपकी तबीयत चुस्त दुरुस्त हो जाए, ऐसा कुछ कर लीजिएगा आज मार्केट बंद होने के बाद। हमें कल वापस से इस तरह का माहौल नहीं चाहिए, ठीक है ना? आप कर लेंगे ना बंसल जी? बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल मैं ध्यान रखूंगा अनिल जी। और आपने तो बोल ही दिया है कि अपनी तबीयत का ध्यान रखना, शाम को काम करने की जरूरत नहीं है, तो बिल्कुल तबीयत का ध्यान रख के बिल्कुल फ्रेश होके कल सुबह आऊंगा। ओके, तो ये है आपके लिए राय एस्कॉर्ट्स में पिक ऑफ द डे के तौर पर शॉर्ट करने की 1046 और 1030 के टारगेट के लिए। आइए स्टॉक्स जो जाने वाले हैं बैन में या निकलने वाले हैं बैन से बाहर। बैन से बेनिफिट आशीष हमारे साथ है तैयार। आशीष बताइए, 2 स्टॉक बैन में है, कोई बाहर निकलने वाला है? बिल्कुल नहीं अनिल जी, 2 स्टॉक बैन में बने रहेंगे। आइडिया मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट 100% है, बैंक ऑफ बड़ौदा 86%, दोनों स्टॉक बैन में बने रहेंगे। और कोई स्टॉक अनिल जी आज बैन में फिलहाल आ भी नहीं रहा है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की अगर आप देखें तो 10 मिनट पहले तक 96% के आसपास थी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। अब ये भी घटकर अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 94% के आसपास आ गई, 95% के ऊपर जाता है तो स्टॉक बैन में आता है। तो कोई संभावना नहीं है, कोई फ्रेश एंट्री नहीं है, कोई फ्रेश एग्जिट नहीं है। ओके, ये है आपके लिए बैन से बेनिफिट। कोई फ्रेश एंट्री नहीं है, पर वोडाफोन आइडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों ही बने रहेंगे। शुक्रिया आशीष ये डिटेल्स देने के लिए। एक बार नज़र रखते हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग, शायद इसकी फ्रेश एंट्री हो सकती है, तो वहाँ पर भी नज़र रखेंगे। पर आइए कुछ और स्टॉक्स पर एक्शन देख लेते हैं, जहाँ पर आप देख भी रहे हैं कि मूवमेंट काफ़ी हो रहा है। मेटल स्टॉक्स के बारे में भी हम बात कर रहे थे, वहाँ पर भी नज़र रखेंगे। पर 3:20 हो गए हैं, तो सही टाइम है पहले जान लेते हैं कि इस समय अनिल जी की स्ट्रैटेजी क्या है। अनिल जी, ग्लोबल क्यूज तो अभी भी मजबूत है। डाउ फ्यूचर्स होल्ड आउट कर रहे हैं सर, 80 अंक ऊपर। नैस्डैक फ्यूचर्स लगभग ½ % ऊपर। फ्रांस और जर्मनी के बाजारों में अच्छी तेजी है इस समय, तो ग्लोबल एक्शन तो अच्छा दिख रहा है सर। और बैंक निफ्टी पर अभी थोड़ी देर पहले लगभग 300 पॉइंट्स की रिकवरी आई है। निफ्टी भी वापस 11,400 के ऊपर है। बताइए कुछ करना चाहिए इस समय? आपने जो कुछ कहा मैंने सुना ही नहीं, क्योंकि मेरा सुनने का मूड ही नहीं है। और सुनने का मूड इसलिए नहीं है कि मुझे कुछ एडवाइस करने का मूड ही नहीं है दीप। और वो मूड इसलिए नहीं है कि मुझे नहीं पता कि जिस वजह से हम कमज़ोर हुए हैं। देखिए 2 वजह हैं। भले ही सब लोग बोल रहे हो कि हम मार्जिन सिस्टम की वजह से कमज़ोर हुए हैं, मैं नहीं मानता, क्योंकि मार्जिन सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको 1 महीने पहले से नहीं पता था। सबको पता 1 सितंबर से लागू होने वाले हैं। ये बहाना है कि मार्जिन सिस्टम, और सबको मालूम था कि अगर 1 सितंबर से लागू होंगे तो कैश के स्टॉक्स में वॉल्यूम कम होगा, ये होगा। और हमने इसको भांपते हुए आपको 2 दिन से पहले से हमने कहा कि नहीं, अभी थोड़े दिन रुक जाते हैं, मालामाल वीकली और ये शांति से रुकिए, देखते हैं आराम से ये कर दे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है मार्जिनिंग सिस्टम में जो पता नहीं था। मार्जिनिंग सिस्टम में कन्फ्यूजन जो आज 31 अगस्त को, वो 1 अगस्त को भी था। जितना 1 अगस्त को आपको पता था कि 1 सितंबर से लागू होना है, वो आज 31 अगस्त को भी है। अब ये अगर समझिए चीन के साथ तनाव की वजह से अगर बाजार नहीं गिरते तो क्या लोग मार्जिन सिस्टम को लेकर इतने परेशान होते हैं? तो अल्टीमेटली जो मार्केट के लिए क्या है, मार्केट रिएक्शन किस चीज़ पे देता है? उस चीज़ पर जो नई है, जो पता नहीं है। और जो नई और पता नहीं है वो चीन के साथ तनाव वाली खबर थी। और जैसे ही वो खबरें आई और उसके बाद से बाजार ने जो तेज़ गिरावट दिखाई, उसके बाद कहीं से उभरा नहीं। और अगर समझिए मार्जिन सिस्टम की वजह से ही होना है, तो फिर कैश के स्टॉक्स ज़्यादा गिरेंगे ना। क्यों फ्यूचर्स वाले स्टॉक्स या फिर क्यों निफ्टी के दिग्गज शेयर गिरेंगे? वो स्टॉक्स ज़्यादा गिरेंगे जहाँ कैश स्टॉक्स हैं और जहाँ पर मार्जिन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। फ्यूचर्स वाले में फिर भी उतनी ज़्यादा नहीं है। तो मेरा पॉइंट सिंपल है कि जिस वजह से गिरें वो चीन के साथ तनाव वाली खबरें, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब चीन के साथ तनाव बढ़ेगा या घटेगा इसका अंदाज़ा मुझे नहीं है। जिस किसी को अंदाज़ा हो वो उस हिसाब से अपने बाजार का व्यू बनाए। अदरवाइज 1-2 दिन आराम से रुककर शांति से बैठें, देखें, कोई हड़बड़ी नहीं है। साल में 365 दिन है, 2-4-5 दिन आप काम नहीं करेंगे तो कौन सा ऐसा पहाड़ टूट जाएगा। तो बेहतर यही है कि जो ट्रेडर्स हैं वो शांति से बैठें। मैं फिर यही कह रहा हूँ कि
पहले भी हम जब कोरोना की वजह से गिरावट होती थी तो मैं सबसे पहले ट्रेडर्स को बोलता हूँ सावधानी से बैठिए। आप ट्रेडर हैं तो आपको नीचे गिरते हुए भाव में नहीं लेना है, गिरते हुए भाव में लेने का काम इन्वेस्टर्स का है। इन्वेस्टर्स को अपना काम करना है, वो अलग है, लेकिन ट्रेडर्स शांति से बैठिए, आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से करिए। मैं तो ये कहूँगा कि मैंने अगर आज के आपको 2000 दिए भी हैं, कल के 2000 जैसे बंधन बैंक है, तो या तो आप अपनी पोजीशन जीरो करके जाइए, और अगर जीरो नहीं करना तो डेफिनेटली पुट ही लेके जाइएगा। फ्यूचर तो बिल्कुल आपको लॉन्ग, अगर आपकी रिस्क नहीं लेने की ताकत नहीं है। और ये देखिए, गलत आप दोनों तरफ कहीं भी पढ़ सकते हैं, तेजी में भी पढ़ सकते हैं, मंदी में भी पढ़ सकते हैं। अगर आप मंदी करके जा रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं, कल गैप से खुल जाए, तेजी करके जा रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं, गैप से नीचे खुल जाए। अल्टीमेटली ये पूरा सिनेरियो किस तरह से आगे बढ़ेगा या कुछ ही ना बढ़े तब भी आप ऊपर आ सकते हैं कि इतना गिरे, बिना मतलब गिर गए, बात तो एक झड़प होकर खत्म हो गई। तो क्या होगा इसका मुझे अंदाजा नहीं है। आपको अगर अंदाजा है तो आप अपने हिसाब से डिसीजन लें, और अगर आपको भी अंदाजा नहीं है तो फिर जो मैं कह रहा हूँ वो करिए। पोजीशन जितनी कम रखेंगे किसी भी तरफ उतना बढ़िया है, और जो रखेंगे ऑप्शन के जरिए रखेंगे। ऑप्शन महंगे ज़रूर हैं, इतना आसान नहीं ऑप्शन ट्रेड करके इस वक्त पैसा बनाना, तो बेटर तो यही है नोटा और स्टेटस को रखें। लेकिन फिर भी जिन किसी को कोई भी पोजीशन रखनी है वो प्लीज़ 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 बिना स्टॉप लॉस के, बिना हेजिंग के ना रखें। जितना आप हल्के रहेंगे उतना आगे एक्शन के लिए तैयार रहेंगे। ये तो बात होगी आपके लिए ज्ञान वाली। अब लेवल वाली 11300 11350 दीप, मैंने कहा था कि आपके लिए ये सपोर्ट रेंज है, और एग्जैक्टली देखिए उसके बीचों बीच 11325 का लो बनाया है, और उस रेंज के पास में आप बंद हो रहे हैं। इस लेवल पर न शॉर्ट करना बनता है न लॉन्ग करना बनना है, एक दिन का इंतजार करना बनता है। बैंक निफ्टी 23400 23500, मैंने कहा था ये आखिरी उम्मीद है। एग्जैक्टली 23385 का लो बनाकर वहां से 400 पॉइंट घुमा है। आराम से कुछ मत करिए, जितना आप हल्का रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, उतना कल के लिए आपकी कमाई के मौके बढ़ेंगे। और जितना आपकी पोजीशन रहेगी किसी भी तरफ, अगर बने पैसे वो नसीब के हैं, स्किल के नहीं है, और अदरवाइज आप एक्शन के लिए हल्के रहेंगे तो आप तैयार रहेंगे, नया कुछ कर पाएंगे। ये मेरी राय, सिंपल चीज़ है। जी दीप। बिल्कुल, तो फ्रेश पोजीशन लेने की इस समय सलाह नहीं है। एक बार मार्केट्स को थोड़ा सेटल होने दीजिए, उसके बाद देखेंगे क्या करना है, और एग्जिस्टिंग पोजीशन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस या फिर हेज करके चलिए ऑप्शंस के जरिए। ये सलाह आपको दी गई है। डेज लो से थोड़ी रिकवरी जरूर आई है, देखते हैं इसका फिर आखिरी 5 मिनट पर क्या मूवमेंट रहता है। पर एक दो स्टॉक्स जिन पर जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। सचिन जी, एक बार भारतीय एयरटेल का चार्ट देखिए, यहाँ पर MSCI की एडजस्टमेंट होने वाली है, तो उसके तरफ से काफी हैवी सेलिंग आती हुई दिखी है, वॉल्यूम्स काफी हाई हैं इस समय। चार्ट क्या बता रही है, क्योंकि हेवी सेलिंग प्रेशर स्टॉक सस्टेन कर पा रहा है, ज्यादा गिरावट नहीं दिखा रहा है इस समय। किस तरह का एक्शन है इस चार्ट पर? दीप, इनफैक्ट यहाँ पर मुझे लग रहा है जिस तरीके से वॉल्यूम एक्शन हो रहा है वो ऑलरेडी एब्सॉर्ब कर रहा है काउंटर। जिस तरीके से यहाँ पर एक डिमांड जोन है, मुझे लग रहा है यहाँ पर डेफिनेटली अक्यूमुलेट करना चाहिए काउंटर। यहाँ से अगर एक की लेवल देखेंगे तो आई थिंक 525 काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो अगर लेवल निकल जाता है तो काफी अच्छी ब्रेकआउट एस्टेब्लिश होगा, एक मोमेंटम रैली बन सकती है। तो डेफिनेटली जैसे हमने बात की है, यहाँ पर स्टॉक अक्यूमुलेट करना चाहिए। ये एक अच्छे लेवल्स के आसपास मिल रहा है। इनफैक्ट इवन फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव 514 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। क्लोजिंग बेसिस पे अगर आप 509 का भी स्टॉप लॉस मेंटेन करें तो भी चलेगा। मुझे लग रहा है यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए भारतीय एयरटेल में। नजर रखिए, जहां तक भारतीय एयरटेल का सवाल है, MSCI एडजस्टमेंट भी हो रहे हैं स्टॉक में, इसलिए आप देख भी रहे हैं कि काफ़ी सारी ब्लॉक डील्स हो रही हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी, तो उसका एक्शन ज़रूर आपको स्टॉक पर आते हुए दिख रहा है। इसके अलावा कई और स्टॉक्स हैं जहां पर आप बढ़िया एक्शन इस समय देख रहे हैं। जिस तरह से मार्केट मूव हो रही है, दोनों तरफ के ट्रेड्स बनते हुए दिख रहे हैं। थोड़ी खरीदारी निचले स्तरों से आई है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में, ग्लेनमार्क फार्मा में निचले स्तरों से हल्की सी रिकवरी है, भारतीय इंफ्राटेल में थोड़ी बाइंग हुई है, TCS ऑफ कोर्स थोड़ा आउट परफॉर्म कर रहा है, बट इन सारे स्टॉक्स पर प्रेशर अभी भी बरकरार है। तो मार्केट पर प्रेशर बना हुआ है, बट निचले स्तरों से हल्की सी रिकवरी कुछ स्टॉक्स में आती हुई दिखी है। आइए आज एक बार एक्शन देख लेते हैं किस तरह का रहा है। ज़्यादातर तो आप देखेंगे तो पूरी स्क्रीन पर आपको रेड ही दिखेगा। निफ्टी पर 2 स्टॉक्स होल्ड आउट करते हुए दिखे कल नतीजों से पहले, ONGC और हल्की सी खरीदारी TCS पर दिखी है। पर 48 निफ्टी स्टॉक्स पर आज भारी गिरावट है। सन फार्मा सबसे आगे रहा है 7.5% नीचे, उसके बाद था SBI।
सिप्ला, जी एंटरटेनमेंट, बजाज फिनसर्व, आइशर, बजाज फाइनेंस, इंडसइंड, इन सभी स्टॉक्स पर भारी बिकवाली आई है। अगर आप देखें तो काफ़ी तेज़ बिकवाली का प्रेशर रहा है। आईटी पर उतनी बिकवाली नहीं थी, पर बाकी सारे सेक्टर्स में आपने और ज़्यादा प्रेशर बनते हुए देखा है। फ्यूचर्स में भी बात करें तो काफ़ी तेज़ बिकवाली आई है। काफ़ी पीरामल एंटरप्राइजेज में यहाँ पर 10% नीचे था स्टॉक। एनएमडीसी यहाँ पर ट्रिगर भी है वीकनेस के अलावा, 10% नीचे। श्रीराम ट्रांसपोर्ट ये भी 10% नीचे। तो अनिल जी, फाइनेंशियल सबसे आगे थे, बट सेक्टोरल चर्न में हमने अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग देखी है और निफ्टी भी प्रोविजनली 300 पॉइंट नीचे क्लोज होते हुए दिख रहा है सर। जी हाँ दीप, और एक अपडेट मैं देना चाहता हूँ, चूंकि बंधन बैंक हमने कल के 2000 में शॉर्ट कॉल दिया था 304.5 के आसपास, लगभग वहीं पर 306 के आसपास कर रहा है ट्रेड। जिन लोगों को रिस्क कम रखनी है वो अपनी पोजीशन खत्म करके जाएं, कल की कल देखी जाएगी। और जो लेकर जा रहे हैं वो अपने रिस्क को मान कर चले कि अगर गैप से ऊपर खुला तो वो रिस्क हमेशा आपके लिए रहेगी, या फिर आप अपने मंदी की पोजीशन को पुट में कन्वर्ट कर लें। 300 रुपये या 290 रुपये वाला पुट अपनी रिस्क के हिसाब से, अपनी प्रीमियम की कैपेसिटी के हिसाब से कर लें, ताकि आप वो रिस्क न रखें। क्योंकि देखिए रिस्क दोनों तरफ है। कई बार होता है ये लोगों को कमाना 5 रुपये, लेकिन उस 5 रुपये के लिए 25 रुपये की रिस्क ले लेते हैं। तो वो आप रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रख के ट्रेड करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मार्केट कल किसी भी तरफ गैप से खुल सकता है, ऊपर या नीचे। क्लोजिंग आपको दिन के निचले स्तरों पर मिल रही है, बराबर है। तो उस लिहाज से आप देखेंगे तो जाहिर सी बात है कहीं कोई राहत के संकेत है नहीं। ऊपर से कल नए मार्जिन सिस्टम भी लागू हो जाएंगे, लेकिन साथ ही आपको ये भी पता है कि ऊपरी स्तरों पर अगर समझो तनाव, ये पता चला कि कोई खास बड़ी बात नहीं थी, तनाव घट गया, बातचीत से समस्या हल हो रही है, इस तरह की अच्छी खबरें जो कि हम चाहते हैं आ जाए, तो फिर आप कल गैप से फिर ऊपर भी खुल सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स तो अभी भी सपोर्टिव है। तो वो रिस्क आपको ध्यान में रखनी है गैप से ऊपर या नीचे खुलने की। और वैसे भी मार्केट तो तेज़ी का ही है, और उस तेज़ी के मार्केट में बड़ा करेक्शन कभी भी 7 दिनों की तेज़ी के बाद आना नेचुरली होता है। तो कोई खबर है ऐसी जो ट्रिगर कर देती, तो उस लिहाज से आपको थोड़ा सा सावधानी रखने की ज़रूरत है। जितना हल्का रहेंगे उतना आपके लिए बढ़िया है। आइए, प्रोविजनल क्लोजिंग आपके लिए 11,342 पर निफ्टी की 305 अंकों के नुकसान के साथ। आज का हाई है 11,794 और आज का लो है 11,325। लगभग 500 अंकों का मूव इंट्राडे में निफ्टी का। बैंक निफ्टी 857 अंक नीचे बंद हुए। आप सोचिए कल शुक्रवार को 925 अंक ऊपर बंद हुए थे। शुक्रवार की पूरी तेजी गायब की। अच्छा, खाली शुक्रवार की तेजी गायब कर दी होती तब भी इतना दर्द नहीं होता। दर्द इसलिए है 25,232 का हाई बनाकर 23,385, यानी कि लगभग 1800 पॉइंट का मूवमेंट बैंक निफ्टी में इंट्राडे में, ऊपर से 1800 पॉइंट का करेक्शन बैंक निफ्टी में आता हुआ दिखा है। सेंसेक्स 40,000 के दर्शन कराएं, झलक दिखिए, ऐसा लगा कि हम धन्य हो गए। धन्य नहीं हुए, मतलब ये समझ लीजिए कि क्या कह सकते हैं, नीचे में 38,400, यानी कि 1600 पॉइंट ऊपरी स्तर से सेंसेक्स फिसला है दिन के दौरान। ये है बड़े कट आज के सेशन में। बिल्कुल सुबह के विपरीत मूड, 9:15 बजे कुछ और, 3:30 बजे कुछ और। यही बाजार की सबसे बड़ी खूबसूरती है। खबरों के दम पर बाजार किसी भी तरह का बड़ा मुंह, और स्पेशली नेगेटिव साइड पर जब बड़ा मुंह दिखाते हैं तो ये चिंता की बात है ही। आइए आपको बता दूं बाजार बंद होने के बाद क्या कुछ खास है आपके लिए, क्या कुछ एक्शन है, वो भी हम आपके सामने रख दें। आज तो सोने चांदी पर तो बड़ा एक्शन है ही, और ये हम आपके सामने रखेंगे भी। आज काफ़ी इंटरेस्टिंग शो है। पहले 6 बजे का शो। देश में अनलॉक की चौथी किश्त कल से लागू होने जा रही है। आर्थिक गतिविधियां और तेज हो, इसके लिए सरकार ने 7 सितंबर से मेट्रो ट्रेन चलाने की इजाज़त दे दी है। 21 सितंबर से 100 लोगों की लिमिट के साथ राजनीतिक, सामाजिक और ये सारे धार्मिक प्रोग्राम करने की भी छूट होगी। लेकिन इन सब के बीच कोरोना का कहर जारी है। मेरी सारी गेस्ट से रिक्वेस्ट है, आप बने रहें। मुझे एक सवाल पूछना है आप लोगों से, क्योंकि अब 100 से ज़्यादा लोगों को एक साथ इकट्ठा होने की छूट मिली है। अब इसके ऊपर हमारा आज का स्पेशल शो है, अनलॉक फॉर खतरा मोड। इस बढ़े हुए खतरे के साथ आपको कैसे इससे निपटना है, जान और जहान के बीच बैलेंस कैसे बनाना है, काम और कमाई के बीच कोरोना की लड़ाई कैसे लड़नी है, इस पर हम करेंगे बात। डॉक्टर मनोज कुमार, सीनियर कंसल्टेंट मैक्स हेल्थ केयर, डॉक्टर अभय शुक्ला, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, और डॉक्टर पी.के. सरकार, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपर्ट, ये हमें बताएंगे आज का ये शाम का खास शो। आइए एक चीज़, अब तो बंसल जी
अब तो ये शादियों के फंक्शन में भी अब 100 लोग इकट्ठे हो सकते हैं। ये जो धार्मिक फंक्शन, सामाजिक फंक्शन और कोई राजनीतिक फंक्शन, मतलब पता नहीं जो जो भी फंक्शन है, तो पहले अब जितने लोगों को दीप बुला सकते थे, अब दीप उससे दुगुना लोगों को बुला सकते हैं। करेक्ट? तो मोस्ट एलिजिबल बेच रहे हैं, तो क्या अब दीप को सीरियसली विचार कर लेना चाहिए कि अब 100 लोग, पहले इनके मन में दुविधा ये थी अब 50 ही हैं, किसको बुलाऊं, किसको रखूं, लोग नाराज हो जाएंगे, इस चक्कर में ही शादी नहीं कर रहे थे। बंसल जी, विशेष टिप्पणी आपकी। देखिए अनिल जी, इनको ज्यादा सोच विचार विमर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए दीप तो पंजाबी हैं और पंजाबी कॉकटेल करते हैं, और अनिल जी कॉकटेल में कम लोग आते हैं, तो जितनी इजाजत मिली है उसमें जितने लोगों को कॉकटेल में बुलाना चाहते हैं वो इजीली एकोमोडेट हो जाएंगे। तो मेरा नाम दीप से रिक्वेस्ट है कि मेरा नाम सबसे ऊपर रखें लिस्ट के अंदर। दीप, लिस्ट बनाने तैयार कीजिए। अब देखिए, अब तो 100 लोगों तक की छूट मिल गई। आप कितने लोगों का इंतजार कर रहे हैं? सर आप मेरा खर्चा बढ़ा रहे हैं। मैं तो खुश था कि 50 में ही खर्चा कंट्रोल हो जाता, अब आप 100 कर रहे हैं तो मेरा खर्चा तो डबल हो रहा है सर। इस पे दोबारा सोचना पड़ेगा अब। हाँ एग्जैक्टली, अब जब 100 में कर लो, नहीं तो पता चला अनलिमिटेड हो गए, जितने बुलाने बुलाओ, खर्चा बढ़ने वाला है। तो 50 में जो मिस किया 100 में डबल। जी वागले साहब कुछ कहना चाहते हैं? जी वागले साहब। अनिल जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ दीप से कि 50 हो, 100 हो, कल के दिन में 200 हो जाएंगे, 250 हो जाएंगे, लेकिन एक मतलब पार्टनर मिलना जरूरी है। वो सबसे पहले, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो उनके लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए थोड़ी है। हमें तो पार्टी से, दावत से मतलब है, इनका पार्टनर की ये जाने। अच्छा, बाय द वे विके शर्मा साहब ने मैसेज भेजा है। शर्मा साहब बोल रहे हैं आदमी तो 50 ही रहेंगे, 50 दुल्हन की तरफ से और 50 दूल्हे की तरफ से, तो टोटल 100 आदमी में से 50-50। लेकिन वही है, पहले 25-25 से अब 50-50। तो वागले साहब, इसकी समस्या ये सुलझाए, हमें अपनी प्रॉब्लम से मतलब है कि जितना जल्दी हो जाए काम बढ़िया। तो दीप, इस पर जरा बहुत गौर से विचार कीजिएगा। बंसल जी बहुत उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं कि कब आपकी शादी की कॉकटेल पार्टी होगी। आइए, इस बीच में रात के 8:30 बजे के शो के बारे में आपको बता दें। आरबीआई ने लोन रिस्ट्रक्चरिंग का ऐलान किया है। लोन मोरेटोरियम के बाद एक और राहत आरबीआई ने दी है। अच्छा, एक मिनट सुमित जी, मैं आ रहा हूं आपके पास में। अगर आप भी लोन रिस्ट्रक्चरिंग की स्कीम का फायदा उठाने की सोचे तो इसके नफे नुकसान को पहले जान ले। मनी गुरु में आज हम आपको लोन रिस्ट्रक्चरिंग की बारीकियां समझाएंगे, और ये सब अगर आप जानना समझना चाहते हैं तो रात को 8:26 पर देखिए। लोन रिस्ट्रक्चरिंग ईएमआई की टेंशन होगी खत्म, ये आपके लिए शो होगा। जी सुमित जी की विशेष टिप्पणी, और उसके बाद में आईकैन इन्वेस्टमेंट्स के अनिल सिंघवी साहब हैं, उनसे सेबी के नए नियमों पर बात करूंगा। आप सब लोग भी जुड़े रहिए, उनसे हम मुलाकात करने वाले हैं। लेकिन हाँ सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, दीपांशु के लिए मैसेज है। दीपांशु, जल्दी से शादी कर लो, कहीं ऐसा नहीं हो कि ये सेकेंड लॉकडाउन का नंबर आ जाए और शादी भी रह जाए और पार्टी भी रह जाए, तो सबको नुकसान होगा। इससे बेटर है जल्द से जल्द शादी कर लो। ये तो भाई आपको धमका रहे हैं सीधा सीधा, मतलब कि सुमित जी ट्रीट लेने के लिए कोई इस हद तक डराता है क्या? वो वैसे पहले से शादी के नाम से दीप डरा हुआ है, आप वो डरा रहे हो कि बाद में हो नहीं पाएगी। तो चलिए, दीप के लिए सबकी तरफ से राय यही है कि सही समय है और बस कर लें बस। ओके, चलिए आइए अब हम मुलाकात करते हैं। हमारे साथ आईकैन इन्वेस्टमेंट्स के अनिल सिंघवी साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो इन्वेस्टर इंटरेस्ट के लिए जाने माने जाते हैं। उनकी बात को उठाते हैं, उनकी आवाज़ को उठाते हैं और बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं सेबी के, स्टॉक मार्केट के नियमों की, बाजार की, इकोनॉमी की और पॉलिसीज़ की। सिंघवी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले ये बताएं कि जो सेबी के नए नियम लागू हो रहे हैं, अब जो कल से लागू किए जाएंगे, कैसे देख रहे हैं आप इनको और इन पर क्या व्यू है आपका? सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे बुलाया शो के लिए। दूसरी चीज ये है कि मेरा सेबी का हमेशा एक ही रवैया रहा है कि सेबी का जो जन्म हुआ था वो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए हुआ था। तो जो भी आज सेबी के फैसले हैं, कानून हैं, नियम हैं, जो भी हैं, वो उस के इर्द गिर्द चलने चाहिए कि इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन कैसे हो। तो ये जब कानून लेके आए मार्जिन का, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इसमें इन्वेस्टर प्रोटेक्शन की कहाँ बात आई।
अगर किसी इन्वेस्टर को, निवेशक को अगर अपना कुछ शेयर्स बेचने, शेयर्स क्या है अल्टीमेटली, ये भी एक एसेट है। कोई भी अगर आपको एसेट बेचनी है तो पहला सबसे काम ये होता है कि आपके पास में पैसे की जरूरत है और आप उसको एसेट को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब आपको पैसे की दरकार है, इसके लिए आप बेच रहे हैं, चाहे सोना चांदी शेयर जमीन कोई भी चीज हो। तो ये मुझे कुछ बिल्कुल समझ नहीं, आज मुझे भी ट्रेड करना है, कोई शेयर बेचने हैं तो पहले मैं पैसा ब्रोकर के पास जमा करूं फिर ट्रेड करूं। तो फिर पैसा अगर मेरे पास होता तो मैं शेयर बेचता ही क्यों? तो मुझे तो ये बिल्कुल कोई चीज समझ में नहीं आई कि आपका प्रोटेक्शन, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन कैसे है। अब आप दूसरा मुद्दा लीजिए कि ब्रोकर को कैसे पता कि आपके पास में शेयर हैं। अब वो तो आपने अगर केवाईसी की है इन्वेस्टर की, आपको इन्वेस्टर के साथ में काम कर रहे हो तो आपको पता है कि उसके पास शेयर हैं। आपने उसके क्रेडिट वर्दीनेस देखी होगी। जो हर फाइनेंशियल सेक्टर के इंटरमीडिएरी का काम क्या है केवाईसी में, सिर्फ कोई पैन कार्ड लेने का काम नहीं है। आप पूरा देखो वो कौन क्लाइंट है, कोई फ्रॉड है, कोई और कोई है, आप तहकीकात करके काम करो। आज मैं बैंकर के पास जाता हूँ तो क्या करते हैं, तहकीकात करके काम करते हैं मेरे साथ में सब। ये कल आपको लोन लेना हो तो बोले पहले आप मार्जिन दो फिर लोन देंगे। आप ले सकोगे क्या लोन? तो ये तो मुझे कुछ सेबी का मतलब इसके पीछे क्या उद्देश्य है वही नहीं समझ में आ रहा है कि किस लिए मार्जिन का काम कर रहे हैं। शायद सिंह साहब जो समझ में आ रहा है, जो कुछ बात हुई उससे समझ में आ रहा है कि पिछले साल 1.5-2 साल में कुछ ब्रोकर्स फेल हुए हैं या कुछ ब्रोकर्स ने शायद क्लाइंट्स के जो शेयर थे उन शेयरों का किसी न किसी तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिसयूज किया है। हो सकता है ये एक बड़ा कारण रहा हो कि सेबी इन नियमों को लेकर आ रही कि अगली बार ब्रोकर्स इन शेयरों को मिसयूज न कर पाए मार्जिन के तौर पर या किसी और तरीके से। क्या इस बात में आपको दम दिखता है या फिर नहीं, इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी? अनिल जी मुझे बताइए कि आज अगर मुझे ट्रेड करनी है, शेयर बेचने हैं, तो मैं पहले उसके पास में पैसा रखूं फिर शेयर बेचूं? ये तो मुझे नहीं समझ में आया। या तो पहले शेयर रखूं और फिर वो शेयर को बोलूं बेचने के लिए। मैं कैसे भरोसा करूं ब्रोकर के ऊपर कि वो कल शेयर ट्रेड नहीं करे? तो आज सुबह मैंने शेयर तो उसके पास जमा करा दिया कि भैया तुम शेयर बेच देना। 3:30 बजे मैं उसका देखता हूँ शेयर तो बेचे नहीं उसने। तो क्या जवाबदारी होगी ब्रोकर की? सेबी पेनल्टी लगवाएगा उसके ऊपर? सेबी के पास क्या मैकेनिज्म है ब्रोकर को पनिश करने का? आज तक किया है? तो ये तो मुझे बहुत ही अजीब लगा कि आपका T+2 है, आपके 2 दिन में आपका फैसला हो जाएगा, उसके पास शेयर नहीं है तो ऑक्शन करेगा और वो ब्रोकर की जवाबदारी है कि अगर उसने शेयर बेच दिए और क्लाइंट ने शेयर नहीं दिए तो आपके ऑक्शन में पार्टिसिपेट करो। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि अगर आप इंटरमीडियरी हो, फाइनेंशियल सर्विसेज के इंटरमीडियरी हो, चाहे बैंक हो, NBFC हो, आपको उतना तो काम केवाईसी में करना पड़ेगा और उतने आपका मार्जिन रखना पड़ेगा कि अगर कोई डूबत हो गई तो आपको पैसा है, आप चेक लिखो और भेजो। ट्रेड गारंटी फंड इसमें कैसे काम नहीं आएगा? तो ट्रेड गारंटी फंड बना किसके लिए? हम किस लिए कंट्रीब्यूट करते हैं ट्रेड गारंटी फंड के लिए? तो ये मार्जिन का तो बिल्कुल मतलब आप मेरे हिसाब से तो ये बेहूदगी का काम है सेबी का। सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, पर बेहूदगी का काम। अच्छा सिंह साहब, तो क्या करना चाहिए? क्या ऐसा सॉल्यूशन निकाला जाए जिसमें कि क्लाइंट्स का पैसा सेफ रहे, ब्रोकर्स डिफॉल्ट हो तब भी क्लाइंट्स को दिक्कतें ना आए और सेबी का जो मॉनिटरिंग सिस्टम है या फिर उनका जो सर्विलेंस सिस्टम है वो भी मजबूत बना रहा है? कोई इसका एक ऐसा परफेक्ट सॉल्यूशन है? भाई अनिल जी देखिए, मैं तो उस जमाने का हूं जब 15 दिन के अंदर वायदे पे शेयर्स की ट्रांजैक्शन होती थी। ठीक है, आपने 15 दिन का 7 दिन कर दिया, राइट। 7 दिन का 3 दिन कर दिया, आप 3 दिन का 2 दिन कर दो। तो एज यू रिड्यूस दिस पीरियड योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंप्रूव्स। 15 दिन के अंदर तो आदमी उठ गया, कुछ भी हो गया, बहुत चीजें हो सकती थी। आप 15 दिन से 3 दिन पे आ गए, 3 से 2 दिन पे आ जाओ। तो आपको 2 दिन की क्रेडिट तो यार आपके केवाईसी की करनी पड़ेगी ना। उसके बिना क्या केवाईसी किया फिर आपने? सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड ले लिया बस। तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। देखिए तो क्या ऐसा किया जा सकता है सिंह साहब? जी 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 बोलिए। जी सॉरी, आप अपनी बात पूरी करें। सॉरी जी जी आप मैं बता रहा था कि फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी जो है उसकी कैपिटल एडिक्वेसी देखिए। ब्रोकर सेबी को ये देखना चाहिए कि वो जब ब्रोकर के कार्ड लेता है अगला आदमी एजेंसी का या BSE का, उसकी कैपिटल एडिक्वेसी क्या है, उसके हिसाब से धंधे पे रोक लगाइए उसके। अगर आपको चाहिए तो जैसे बैंकों में होता है कि आपकी कैपिटल एडिक्वेसी होनी चाहिए तो आप धंधे में आ सकते हो। अल्टीमेटली इज अ फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी। कल को मुझे घर बेचना हो तो क्या मैं ब्रोकर के पास पैसा रखूंगा पहले? वो रेरा का ब्रोकर है, रेरा में रजिस्ट्रेशन करा दिया तो क्या मैं उसके पास पहले पैसा रखूं? आज मुझे गोल्ड बेचना है तो क्या करूं? MCX में पहले पैसा डालूं? मुझे बताइए शेयर में और गोल्ड में क्या फर्क है? मुझे आज गोल्ड बेचना, मैंने गोल्ड की एक पोजीशन ले रखी है, गोल्ड बेचना है, फिजिकल गोल्ड है मेरे पास, पर पैसा चाहिए कल सुबह, तो क्या करूं? पहले पैसा रखूं फिर गोल्ड बेचूं?
अभी हम कहीं कहीं कोई कानून बनाए तो समझ में आना चाहिए एक आदमी। और थर्ड पॉइंट मेरा है कि आज हमारे देश में इक्विटी कल्ट होता जा रहा है। देखिए छोटे गांव में आप तो जाते रहते हो, बहुत जगह का आपने भ्रमण किया है। छोटे से छोटे शहरों में भी लोगों को पिछले लॉकडाउन के कारण आप देखिए कितने ट्रेडिंग अकाउंट खुले हैं, कितना काम हुआ है। जब इक्विटी कल्ट की तरफ ये देश जा रहा है तो ये लगाने का क्या मतलब था? कोई औचित्य नहीं है इसका अभी। तो पिछले 6 महीने में जो पेनिट्रेशन हुआ इक्विटी मार्केट का, जो आम आदमी आया है इस बाजार में, FIIs के बेचने के बावजूद बाजार ठीक रहा है हमारा। एक ही चीज चली है भारत के अंदर, वो है स्टॉक मार्केट। अब उसको क्यों आप लपेटे जा रहे हो? क्या मीनिंग क्या है उसका? और उसे हासिल क्या होगा कल सुबह, बताइए मुझे। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन में कहाँ ये चीज आई कि इससे इन्वेस्टर प्रोटेक्शन होगा कि वो मार्जिन मनी लेके आएगा? कहाँ से लाएगा? उधार लेके। ठीक बात है, बिल्कुल। अच्छा सिंह साहब, क्या एक काम किया जा सकता है कि कम से कम बेचने वाले जो मामले हैं कि जहां पर क्लाइंट्स के पास डिलीवरी है, अपने डीमैट अकाउंट में पड़ी है, उन पर मार्जिन न लगाया जाए या उन पर मिनिमम मार्जिन रखा जाए? क्या इतना किया जा सकता है, या बेचने की जो जिम्मेदारी है वो ब्रोकर पर डाल दी जाए? आमतौर पर ब्रोकर समझदार होता है, उनके पास ही डीमैट अकाउंट भी होते हैं क्लाइंट्स के, और उनके पास होल्डिंग भी होती है कि भाई कोई क्लाइंट बेच रहा है तो डिलीवरी है। तो क्या इतना जजमेंट ब्रोकर को दे दिया जाए कि जो क्लाइंट बेच रहा है कम से कम वहां पर मार्जिन ना लिया जाए? ऐसा करना संभव है? बिल्कुल संभव है। दूसरी बात है, ब्रोकर कौन है? ब्रोकर वो है जो इसने मेंबरशिप ली है BSE की, NSE की। जवाबदारी बनती है स्टॉक एक्सचेंज की, क्योंकि वो अगर मेंबर्स हैं उनके, तो दोनों के पास में इतना मैकेनिज्म तो होना चाहिए कि आपका जो ब्रोकर है उसने अपने KYC किए हैं क्लाइंट्स की, और उन क्लाइंट्स के बूते पे वो काम कर रहा है और उनके शेयर बेच रहा है, खरीद रहा है। और उसमें बैठ के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इतना आप कड़क बना दो कि उसका मार्जिन आना चाहिए, शाम को मार्जिन नहीं आता आप रिपोर्ट करो, नहीं तो आपको पेनल्टी लगेगी। ये तो मतलब बहुत माइक्रो मैनेजमेंट हो गया। लीव इट टू देम, between two of them, between exchanges and the members, and between member and the investor. वो तो कैसे होगा? आप लोन लेने जाओ, पहले आपको बोले मार्जिन मनी दो तो लोन दूंगा, कैसे होगा? बताइए मुझे, समझाइए, कैसे समझाएंगे आप ये? बात सही है आपकी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जिस तरह से स्ट्रॉन्ग अपने पॉइंट्स रख रहे हैं। जी 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 सिंह साहब जी। शेयर बेचने हैं तो मैं कैश कहाँ से लाऊंगा? बताइए मुझे। ठीक बात है, बिल्कुल है। और ये वाकई में ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो काफ़ी स्पेशली जो स्टॉक बेचना चाहते हैं, और सबसे ज़्यादा रिस्क वही है जिन्होंने खरीदा है, पैसे कम दिए, ज़्यादा दिए, पूरे नहीं दिए, वहाँ पर फिर भी ठीक है कि ब्रोकर के यहाँ ठीक है, लेकिन जो लोग बेचना चाहते हैं और जिनके पास डीमैट अकाउंट में शेयर हैं, उनके लिए अगर मार्जिन में राहत मिल सके तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी बढ़िया चीज़ होगी। हालांकि प्लेजिंग और रीप्लेजिंग वाला फॉर्मूला सेबी ने लागू किया। जी सिंघवी साहब जी। एक और काम कर सकते हैं कि आप उस सुबह तसल्ली कर लो आपके क्लाइंट से कि उसके पास शेयर है कि नहीं, उसका आप डीमैट अकाउंट का स्टेटमेंट मंगा लो, बस। ठीक बात है, बिल्कुल। तो और आमतौर पर तो वैसे जो क्लाइंट जिस ब्रोकर के साथ ट्रेड कर रहा है उसी के पास उनका डीमैट अकाउंट भी होता है। अगर कोई नॉन बैंक ब्रोकर है तो। और अनिल जी, कभी भी इतना काम बड़ा नहीं हुआ कि बहुत सारे शेयर्स ऑक्शन हो गए कि भाई ब्रोकर ने बेच दिए, क्लाइंट ने शेयर नहीं दिए। कहाँ है? कहाँ डेटा कहाँ पे है? किस संदर्भ में ये काम हुआ? मुझे नहीं समझ में आया। कहाँ डेटा है सेबी के पास में या स्टॉक एक्सचेंजेस के पास में? आई थिंक जो आया है कि ये सिंघवी साहब, आई थिंक जो कार्वी वाला इशू हुआ है, कुछ इश्यूज आपके BMA वेल्थ वगैरह से रिलेटेड 2-3 और ब्रोकर शायद दिल्ली की तरफ के, तो मुझे लगता है वहां से ये ट्रिगर हुआ है। देखिए, एक बैंक बंद होती है तो क्या सारी बैंकिंग बंद हो जाएगी? एक PMC बंद हो गई तो सारी बैंकें बंद हो जाएगी? ऐसा थोड़ी काम होगा। एक दो केसेस फाइनेंशियल मार्केट्स में, एक दो केसेस हमेशा होंगे, पर उनके चलते ओवर रिएक्शन करके काम करना, किलिंग द मार्केट इज नॉट द आंसर। बिल्कुल ठीक बात है। तो पॉइंट सिंपल है कि थोड़े से नियमों में बदलाव करने की ज़रूरत है। जहां पर ज़रूरी है वहां मार्जिन ले जाए, और जहां पर आपको लगता है कि स्टॉक बेचने में मार्जिन की ज़रूरत ना हो या पहले डिलीवरी हो जाए, किसी तरह का कोई बदलाव हो जाए, वो करना ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सिंघवी साहब आपका वक्त निकालने के लिए, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट में अपनी राय हमारे प्लेटफॉर्म पर रखने के लिए। तो ये थे अनिल सिंघवी साहब, आईकैन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के, जो बताते हुए कि ये नियम उन इन्वेस्टर्स के लिए भारी पड़ेंगे जो अपने शेयर्स बेचना चाहते हैं। उन्हें पहले डिलीवरी, या तो पहले डिलीवरी देनी होगी या फिर उन्हें मार्जिन देकर फिर ही शेयर बेच पाएंगे। ये आपके सामने आता हुआ। चलिए, तो ये है मार्जिन सिस्टम से रिलेटेड। चलिए, इस पर तो चर्चाएं जारी रहेगी क्योंकि काफ़ी कुछ एक्शन हुआ है
काफ़ी होने वाला है। अब कल से नियम लागू होंगे, देखते हैं क्या कुछ होता है मार्केट पर और स्पेशली कैश मार्केट के स्टॉक्स पर कितना इम्पैक्ट वॉल्यूम पर आता है, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। आइए आप सभी से विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सुमित जी, जय, किरण जी, आशीष जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और साथ देने के लिए।